हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त, झन्नाटेदार। खूब पढ़ाई चल रही होगी, बोर्ड एग्जाम की डेट क्लियर है, सब बढ़िया है, एकदम लग गए होगे फाइनल काउंटडाउन में कि एकदम तबाही मचा दे, आग लगा दे, नाम रोशन करना है भैया, तो कैसे काम बनेगा। तो उसी सीरीज में एजुफाई चैनल, मैं आपका प्यारा बढ़िया वाला सर, केमिस्ट्री वाला सर उमेश सर भी हाजिर हैं आपके लिए। क्या लेके? PYQs की सीरीज लेके। और इस सीरीज में हम दोस्त हमने क्या क्या अपडेट कर लिया। हमने अमाइन चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं, हमने सॉल्यूशन कर लिया, हमने बायोमोलिक्यूल्स कर लिया है, और अभी हम हाजिर हैं क्या लेके? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के PYQs और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ठीक, आपके लिए एक छोटा सा काम है, बढ़िया। मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया दो पार्ट में। बस आपको ये बताना है कि दूसरा पार्ट कहां से शुरू हो रहा है। मैं देखता हूं आप कितने ध्यान से देख रहे हैं और कितना फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। प्लीज पेन कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि मैंने हर बार आपसे बोला है कि आप मेरे साथ कैलकुलेशन करेंगे, फिर आप सॉल्व करके आंसर क्रॉस चेक करेंगे दोस्त। पक्का? चलिए, ऐसे ही एनर्जी के साथ बनिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। चलो चलो चलो, शाबाश। तो दोस्त शुरू करते हैं किसके साथ? सबसे पहले सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। पहला सवाल कहता है प्यारे बच्चों, कह रहा गिवन बिलो आर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फ्यू हाफ सेल्स। कुछ हाफ सेल्स के EMF की वैल्यू दी है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और आपसे कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज मेटल्स इन इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर क्या होगा। अब आपने बोला सर ऐसे क्वेश्चन तो बड़ा तकलीफ देते हैं सर, कैसे लगता है ये वाला? तो मेरे लाल देख, सिंपल सा फंडा है। जब भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे सवाल पूछे कि भाई साहब ये EMF की वैल्यू दिया है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, ये सब बातें आपसे करे, तो आपको जरूरत पड़ती है किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। ऐसे सारे सवालों का जवाब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल जाता है। अब आपने बोला सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बड़ा गंदा सा दिया था कॉपी में, याद नहीं हो रहा सर। तो दोस्त मैं थोड़ा और ऑप्शन देता हूं तुमको, तुम्हारे क्वेश्चन कैसे बनाने उसका तरीका है मेरे पास। आपको मेटल एक्टिविटी सीरीज याद है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बस तो समझ लो काम हो गया तुम्हारा। उसमें थोड़ा सा चेंज कर देना। तुम ऐसे समझ लो कि तुम्हारी मेटल एक्टिविटी सीरीज ही है, बस स्टार्ट किससे करना है तुम्हें? लिथियम से, और खत्म होती है फ्लोरीन पे। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, बस मैं उसमें तुमको बता रहा हूं, मेटल एक्टिविटी सीरीज से लर्न कर सकते हो। मेटल एक्टिविटी सीरीज में कैसे स्टार्ट करते हैं याद करो, KNaCaMg, बस यही समझ लो कि लिथियम के बाद जो तुमको याद है वही लिखने स्टार्ट कर देना, KNaCaMg, है ना, वही वाली पूरी लिस्ट अपडेट कर लेना। और इंपॉर्टेंट लाइन क्या है वो सुन लो। अच्छी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे ये सवाल फटाक बन जाएगा, वो ये है कि ये सीरीज स्टार्ट होती है कहां से? नेगेटिव कहानी से। बीच में आता है हाइड्रोजन, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है 0, और लास्ट में आता है फ्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? सबसे ज्यादा पॉजिटिव। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो तुम्हारे सारे सवाल बनना शुरू हो जाएंगे। ये एक ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे हर सवाल के जवाब आप आसानी से इस ट्रिक से दे सकते हैं। तो एकदम गहरी सांस ले लीजिए और एकदम भयंकर वाला ट्रिक समझिए कि जैसे जैसे मैं दोस्त इस सीरीज में नीचे आऊंगा, जब मैं बोलूं इस सीरीज में, तो आप समझ लेना LI से शुरू हो रहा है, F पे खत्म हो रहा है, और सर बात कर रहा है मेटल एक्टिविटी सीरीज की, जो हर बच्चे को याद होगी ऑब्वियसली। तो जैसे जैसे आप नीचे पढ़ते हैं दोस्त, वैसे वैसे ध्यान से समझिएगा, पहला फंडा, जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते हैं वैसे वैसे ईज ऑफ रिडक्शन बढ़ता है। मतलब ये आसानी से रिड्यूस होना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे आप नीचे बढ़ोगे वैसे वैसे जल्दी ये रिड्यूस होना स्टार्ट करेंगे, ईज ऑफ रिडक्शन बढ़ेगा। और अगर मैं जल्दी रिड्यूस होऊंगा तो इसका मतलब मैं अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होऊंगा। दो बातें क्लियर रहेंगी दिमाग में कि जैसे जैसे सीरीज में नीचे आएंगे वैसे वैसे रिडक्शन जल्दी होगा, मतलब बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। या इसी बात में एक लाइन और ऐड कर लेते हैं कि इसका मतलब जैसे जैसे मेरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता जाएगा दोस्त, ये देखो पॉजिटिव होता जाएगा भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, जैसे जैसे पॉजिटिव होता जाएगा उतना ही जल्दी मैं क्या हो जाऊंगा? इजिली रिड्यूस, एंड बहुत बढ़िया बनता जाऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिर्फ एक लाइन, इसका उल्टा तो अपने आप समझ जाओगे तुम। मतलब जैसे जैसे EMF की वैल्यू प्लस में बढ़ती जाएगी वैसे मैं आसानी से आसानी से रिड्यूस होता जाऊंगा और बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता चला जाऊंगा। ठीक है, बढ़िया है। इसका उल्टा तो तुम कभी भी समझ सकते हो कि जैसे जैसे, इसका मतलब सर कह रहे हैं ऊपर की तरफ बढ़ेंगे इस सीरीज में, वैसे वैसे बेहतर मैं क्या होऊंगा? जल्दी से मैं होऊंगा ऑक्सीडाइज, मतलब मैं अच्छा क्या होऊंगा? रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जितना नेगेटिव वैल्यू होती जाएगी EMF की, मैं उतना बेहतर क्या होता जाऊंगा? रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट मतलब जो अपने रिड्यूस ना हो, मैं अगर रिड्यूसिंग एजेंट हूं तो मैं आपको रिड्यूस करूंगा।
मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, जैसे LIC एजेंट आपका LIC करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट मैं हूं तो मैं आपको रिड्यूस कर दूंगा, मतलब मैं खुद क्या होऊंगा, ऑक्सीडाइज, वही लिखा है देखो, जल्दी से ऑक्सीडाइज होऊंगा और बेहतर क्या होऊंगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करूंगा। पक्का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मत आओ आंसर में, पहले ये कॉन्सेप्ट अपडेट कर लो, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे सवाल ऐसे चुटकी में तुम मजा के कर दोगे। नॉट इवन बोर्ड एग्जाम, जेईई एग्जाम देने जा रहे हो दोस्त, नीट वाले प्यारे बच्चों, नीट एग्जाम देने जा रहे हो, यहां से ऐसे सवाल बनेंगे और फट से निपटा देना, 4 नंबर कब्जे में, और फिर मनी मन सर को थैंक यू बोल देना। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आते हैं सवाल पे। कह रहा है कुछ भाई लोगों के EMF की वैल्यू दी हुई है, ध्यान से देखिए। के वाले भैया का है -2.93, AG वाले का है प्लस में 0.80, MG वाले का है माइनस में 2.37 और क्रोमियम वाले भैया का है इतना। अगर मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करूं, और हमसे क्या पूछा है कि हमें कह रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज मेटल्स इन इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर मतलब रिडक्शन करने की पावर, रिडक्शन करने की पावर मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, वही तो जल्दी रिडक्शन करने की पावर उसी के पास ज्यादा होगी। और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट सर ने क्या दिया कि जिसके EMF की वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतना जल्दी ऑक्सीडाइज होगा और अच्छा क्या होगा प्यारे बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलो ढूंढते हैं सबसे ज्यादा E0 की वैल्यू नेगेटिव में किसकी है। सर हमको तो लग रहा है के के बाद कौन, MG। इसका मतलब अगर आपको ऑप्शन में ऐसा कोई दिखे जिसमें के सबसे ज्यादा हो उसके बाद MG हो तो बस वही ऑप्शन क्लिक कर देना। देखो मैं हट गया हूं स्क्रीन से, कुछ बच्चों ने बोला था सर आप लास्ट में यही पढ़ाते हैं तो समझ दिखता नहीं कभी कभी, तो देखो मैं हट गया हूं। आप प्लीज इस बात को इंपॉर्टेंट अपडेट कर लीजिएगा। अब मैं सीधे स्क्रॉल कर रहा हूं आंसर, क्योंकि मैं जैसे स्क्रॉल करूंगा भाई साहब ये येलो येलो डट्टी फेल्लो डिलीट हो जाएगा। तो आप उम्मीद करता हूं आप लिख चुके होंगे। ये लीजिए आपकी कहानी। हमें क्या ढूंढना है, सबसे ज्यादा के और उसके पहले क्या लिखा हो, MG। ऐसे कौन से ऑप्शन है, ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है दोस्त, एक मिनट बारे राजा बाबू, हटाना पड़ेगा ना, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है आपको। मैं आपने लिख लिया है सर के सबसे ज्यादा उसके बाद MG, ऐसे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, के ज्यादा MG, के ज्यादा MG, मतलब A और C तो यहीं से कल्टी कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं इन दोनों ऑप्शन में, के है और MG है। MG के बाद और निगेटिव कौन है सर, CR है -0.74 और AG का प्लस है, इसका मतलब ऑब्वियसली उसके बाद MG के बाद CR का नंबर आएगा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए सर, आपकी ट्रिक के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन बैठना चाहिए B। और अगर ये काम बन गया दोस्त तो तुम्हारे बहुत सारे सवाल भी बन गए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, B वाला ऑप्शन करेक्ट है दोस्त। तो यहां से आपने बहुत बढ़िया चीज सीखी सबसे पहले ही सवाल से, नॉट इवन दिस सवाल, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके बन गए, क्योंकि कभी ऑक्सीडाइजिंग पूछेगा, कभी रिड्यूसिंग पूछेगा, कभी ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग पावर पूछेगा, कभी पूछेगा जल्दी कौन ऑक्सीडाइज होगा, देर में कौन रिड्यूस होगा। ये सारे सवालों का जवाब दोस्त क्लियर, बढ़िया। एक सवाल ने बहुत सारा आपको सिखा दिया, तो ध्यान रखिएगा प्लीज। सवाल नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर सम आयंस गिवन बिलो। कह रहा है कुछ लोगों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, किसका किसका दिया हुआ है, कह रहा है इन्होंने दिया हुआ है लेमडा ऑफ Na+, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO- आयन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम +2 आयन दिया हुआ है। ठीक है भाई साहब, दिया हुआ है, अच्छा बात है। कह रहा है व्हाट विल बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, देखो क्या कह रहा है, CaCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, CH3COO Na की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और NaCl की क्या होगी। तो दोस्त तुम्हें पता है अच्छे से, खोलरॉस अंकल ने एक लॉ दिया था और उनका स्टेटमेंट ये था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के किसके इक्वल होती है, जो उसमें आयंस हैं उनकी आयनिक मोबिलिटी या उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम। तो कॉमन सेंस है, अगर मुझे CaCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि अगर मैं कहूं कि मेरे को चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 तो आप बोलोगे सिंपल है ना सर, ये किसके इक्वल होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca+2, क्योंकि एक आयन ये मिलेगा और 2 हमको Cl के भी आयन मिलेंगे, तो हम लिखेंगे 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- आयन। मैं एक का आंसर निकाल रहा हूं कि जिससे तुमको, देखो मैं सारा ऐड करूंगा बहुत समय लगेगा, एक सिखाऊंगा फिर बाकी खर्च से आंसर तो मैच कर लोगे। तो सर कैल्शियम का कितना दिया हुआ है सर, 119 दिया हुआ है, प्लस क्लोराइड माइनस का कितना दिया हुआ है सर, क्लोराइड माइनस का 1 का बेरेलाल दिया है -76.3, तो मैं यहां लिखूंगा 2 × -76.3। चलो मैं एक आंसर तुम्हें निकालता हूं, इसी से तुम बाकी भी निकाल लोगे। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, कैरी हुआ 1, 2 7 जा 14 और ये हो गया 15, 1 पे डेसिमल लगा दिया दोस्त, ये माइनस में है।
अब इतना कॉमन सेंस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो अब ये वैल्यू कितनी आएगी 152.6 में से 119 माइनस कर दीजिए आप, तो ये आएगा 6 में से 0 गया 6, 12 में से 9 गया 3 और ये 4 बचा, ऑब्वियसली 4 में से 1 गया भी 3 और ये बचा -33.6। तो दोस्त जहां भी लिम्डा नॉट एम ऑफ CaCl2 लिखा होगा -33.6, हो सकता है एक से ज्यादा भी ऑप्शन हो, लेकिन मैंने निकालना सिखा दिया और आप फटफट निकाल लीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो, सबका ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, फिर आंसर स्क्रॉल करके क्रॉस चेक कर लीजिए। तो आपके 4 ऑप्शन क्या है दोस्त, ये वाले ऑप्शन है, कह रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2, CH3COO Na और NaCl पूछा है। देखिए एक छोटी सी मिसप्रिंट हो रही थी, आप ध्यान नहीं दिए, कैल्शियम वाले भैया का भी माइनस में ही है, तो अगर दोनों माइनस में है तो ये दोनों माइनस नहीं होंगे, प्लस माइनस नहीं होंगे, बल्कि क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे दोस्त। वही तो देखो रे बाबा राजा बाबू, ये दोनों ही क्या है, ऐड होने वाले हैं। तो मतलब यहां जो हमने ज्ञान की गंगा बहाई है, इस गंगा माँ में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा दोस्त, तो कर लेते हैं फटाक से, 1 मिनट का काम है। देखो अब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 2 11, कैरी हो गया 1 5 1 6 और 7 और 2 1 कितना हो गया 2, ये हो गया -271.6। अब जहां पे ऐसी कॉन्सेप्ट मैच कर रहा हो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो दोस्त देखो लिखा हुआ है 271.6, तो ठीक है, बाकी आप निकाल के क्रॉस चेक प्लीज कर लीजिएगा, ऐसे सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है सर, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से सी वाला मैच कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी वाला। जैसे मैंने CaCl2 निकाला, मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप एसिटिक एसिड पूछा है वो भी निकालेंगे, NaCl होगा वो भी निकालेंगे, और अगर डेसिमल में भी तकलीफ होगी तो कमेंट बॉक्स खुला है दोस्त, आपके कमेंट में एक एक कमेंट पढ़ता हूं, आप मुझे समस्या लिखे, मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं, इसलिए तो बना EasyFi। ये मार भोकाल मचा हुआ है ना दुनिया में, बस पढ़ाने का, उसी में कुछ पढ़ाया जा रहा है, कुछ बच्चों को टाइम वेस्ट हो रहा है, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है दोस्त तुम्हारा, और मैं वही पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर एक सेकंड समझाऊं, मैं कोई फालतू बात नहीं करूंगा, है ना। इसी वजह से ये चैनल बना और इसी वजह से मैं चाहता हूं कि आप अपना प्यार भी दें इस चैनल को, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगले नंबर पे आते हैं, कह रहा है डेनियल सेल। अरे डेनियल सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब वोल्टेइक सेल, इसमें क्या होता है सर, देखो सर इलेक्ट्रोलिसिस मतलब 2 तरीके से हम लोगों ने समझा है, एक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और एक सेल है जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल में। तो आप सोच के देखो किसमें क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 हिस्से हैं, मेरे को ऐसा ध्यान से देखो। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब जहां केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसको दिमाग में रख लो, नहीं रख पा रहे हो मुश्किल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे याद करो। जो घर में बैटरी है ना, बैटरी जो इन्वर्टर वाली बैटरी है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ज्यूम करो, वो क्या करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है। और जो रिमोट वाली बैटरी आप लेके आते हो ना, या घड़ी में जो वो बटन सेल लगता है, उसमें केमिकल एनर्जी होती है और वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑपरेट करता है, तो वो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डेनियल सेल मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो क्या होने वाला है सर, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होने वाली है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन सा ऐसा ऑप्शन है, जल्दी से क्लिक कर लो जहां पे लिखा हो कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन सा ऑप्शन है वो, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा था केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो नॉट इवन दिस सवाल, ऐसा नहीं बस यही सवाल का जवाब मैंने दिया, बल्कि आपको दोनों कंपेयर भी कर दिया, तो फिर से कहानी बन गई। इसलिए तो कह रहा हूं कि इसको देखने के बाद आपका समस्या खत्म, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, ये कोई बड़ी समस्या रहेगी ही नहीं। ये चैप्टर आपको लगेगा सब तो पढ़ लिया, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे दोस्त, कह रहा मार्क द करेक्ट नर्स्ट इक्वेशन फॉर द गिवन सेल। कह रहा करेक्ट नर्स्ट इक्वेशन क्या होगा बताना है आपको। तो कह रहा है ध्यान से देखिए, नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये आपके लिए लिखा हुआ है। नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं दोस्त, मैं आपको हिंट कर रहा हूं, ऑब्वियसली मुझे पता है आप क्वेश्चन देखने बैठे हो तो आपको बेसिक आइडिया तो है, लेकिन फिर भी मैं आपको शुरुआत में थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए सब दे रहा हूं कि आपको लगे कि नहीं सीख तो रही हैं। नर्स्ट इक्वेशन कहता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, ऊपर जो ऑक्सीडेशन वाला कॉन्सेंट्रेशन है उसको नीचे, और नीचे लिखते रिडक्शन वाले कॉन्सेंट्रेशन को। अब फटाक से देख लो तुम, यहां पे इलेक्ट्रॉन का खेल कितना हो रहा है, Fe से Fe+2 में 2 और H+ से H2 में भी बैलेंस करोगे तो क्या लिखोगे, 2 ही लिखोगे, मतलब बैलेंस तो करना पड़ेगा ना यहाँ 2 लिख के,
फिर अपनी कहानी में आते हैं तो हम लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591, एन की जगह क्या लिखेंगे 2 लॉग, ऊपर क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe+2 मतलब ये वाले भैया का कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे लिखेंगे रिडक्शन, रिडक्शन कौन हो रहा है सर H+ से H2 आ रहे हैं मतलब +1 से 0, यही रिडक्शन हो रहा है। लेकिन अब H+ के पहले जब आप रिएक्शन बैलेंस करने जाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा ना 2, और जो भी कॉफिशिएंट होते हैं वो कल चले जाते हैं पावर में, तो ध्यान रखिएगा रिडक्शन वाले में H के ऊपर लिखा होगा स्क्वायर पावर। चलो ऑप्शन ढूंढो, यही बच्चों से गलती होती है इसलिए मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको सर, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 सब में लिखा है सर लॉग, ऊपर क्या लिखा जाएगा Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन, चलो H2 है गैस है कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं, और नीचे क्या होगा ये सब वैसे भी हट जाएंगे है ना, और H+ कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर, बाकी जगह लिखा है क्या H+ का, बाकी जगह H ऊपर लिखा है काट दो, ऊपर लिखा है काट दो, यहां लिखा तो है H+ लेकिन Fe+ फिर नीचे लिख दिया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है सी वाला, समझ गए, इसलिए तो मैंने एक्सप्लेन किया मेरे लाल, बच्चों से गलती यही होती है, उनको लगता है नीचे H+ का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, स्क्वायर बैलेंस करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है सी वाला लग रहा है करेक्ट ऑप्शन, ठीक, ध्यान रखना प्यारे बच्चे। अगले सवाल पे आते हैं, कह रहा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज अ जीरो पोटेंशियल, हम जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्योंकि उसके साथ किसी भी इलेक्ट्रोड को जोड़ दो तो उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल जाता है, क्योंकि भैया अपना क्या है जीरो, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैस आयन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। क्यों मैं इतनी बातें बता रहा हूं, क्योंकि दोस्त मैंने बोला ना सब इतनी बातें बता दूंगा कि वहां से तुम्हारा एकदम कब्जा हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, ठीक है। तो चलो आते हैं, कह रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज अ जीरो पोटेंशियल बिकॉज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है जीरो। कहां पे लिखा है ये बात, कह रहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज्यूम टू बी जीरो, तो सिंपल है, तो ऐसे 2 कौड़ी का सवाल था। ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है फॉलोइंग रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन अ गैल्वेनिक सेल, कह रहा है Zn से Zn+2 हो जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है दोस्त, Ag से प्लस से Ag हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है द सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो दोस्त पहले लिखते हैं मेटल स्लैश मेटल आयन, फिर लिखते हैं सॉल्ट ब्रिज, फिर लिखते हैं मेटल आयन स्लैश मेटल, ये है करेक्ट तरीका, और यहां पे इनके क्या होते हैं कॉन्सेंट्रेशन लिखे होते हैं, ठीक, ये है रिप्रेजेंटेशन का तरीका। आपके पास क्या है Zn से Zn+2 और Ag+ से Ag, फिर आप ध्यान दीजिए एक में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और एक में एक ही इलेक्ट्रॉन का खेल है, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहां लिखना पड़ेगा 2, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। इसका मतलब यह है कि जब नॉस्ट इक्वेशन लिखते इसके लिए तो Ag का स्क्वायर हो जाता फिर, लेकिन अभी फिलहाल रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही है, तो जल्दी से क्लिक कर लीजिए। पहले होगा मेटल से मेटल आयन ऑक्सीडेशन, मेटल से मेटल आयन ऑक्सीडेशन, और फिर क्या होगा मेटल आयन से मेटल रिडक्शन। तो पहला वाला तो ठीक लग रहा है सर, दूसरे वाले में नहीं, दूसरे वाले में गलत है सर, तीसरे वाले में Zn से Zn+2 तो जा रहा है और Ag+ से Ag भी जा रहा है, ये भी ठीक लग रहा है दोस्त, लेकिन यहाँ लिखा है सॉलिड, ये तो एक्वस सोल्यूशन में आयन्स होंगे ना, ये भी गलत है। फिर पहले वाले में सही लग रहा है Zn है और आयन हुआ तो एक्वस, Ag है एक्वस और ये सॉलिड, तो सर पहला ही सही लग रहा है। करेक्ट ऑप्शन क्या है फर्स्ट वाला। सीखते चलिए, देखिए शुरू के 3-4 मैंने आपको बताया, अब देखिए धड़ाधड़ क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बनना स्टार्ट हो गया। अगले सवाल पे आते हैं, कह रहा है फॉर द सेल रिएक्शन, एक आपके पास एक सेल लिखी है 2Cu+, Cu+Cu+2, आपको लग रहा होगा ठीक। अच्छा ये सवाल आपको ध्यान से देखिए तो आपको लग रहा होगा Cu एक जगह प्लस और यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे +2, तो मतलब एक बार ये ऑक्सीडाइज, एक बार ये रिड्यूस हो रहा है प्यारे बच्चे, और एक बार ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, और ऐसी रिएक्शन को एक नाम से बुलाते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। लो एक सवाल और तुम्हारे लिए बना दिया, ध्यान रखिएगा, ये पूछा नहीं गया लेकिन रिएक्शन थी, इंपॉर्टेंट भी थी, तो मैंने आपको अपडेट कर दिया। जब आपको लगे एक ही रिएक्टेंट 2 अलग अलग प्रोडक्ट में एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा और एक बार रिड्यूस, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स। अब आते हैं मेन बात पे, कह रहा था स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इतना, मतलब E0 ऑफ द सेल की वैल्यू, E0 ऑफ द सेल की वैल्यू दिया हुआ है 0.36, ठीक है। हर बार डाटा लिखना चाहिए, अच्छे बच्चे यही करते हैं, बाद में स्पीड अपने आप आती है। कह रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अच्छा E0 ऑफ द सेल की वैल्यू दिया हुआ है और आपसे कह रहा है Kc क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तुरंत आपने इस दिमाग एक लंबी सांस ली, सोचा क्या ऐसा कोई रिलेशन है क्या जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में हो, तो आपको याद आया सर है तो एक रिलेशन, वो रिलेशन क्या है E0 ऑफ द सेल इक्वल टू क्या होता है 2.303 nRT log Kc। सर यहां से काम बन सकता है
है ना। यहां से अपने पास काम बन सकता है। ई नॉट ऑफ द सेल किसके इक्वल हो गया 2.303 nRT log Kc। सर लेकिन इसमें nRT ये सब तो दिया नहीं है। तो दोस्त अपने काम पे आते हैं। इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है, कहता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, और यहां पे log Kc। इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, तो ई सेल अपने आप जीरो हो गया। भैया जी इधर आए तो माइनस ई नॉट ऑफ द सेल इक्वल टू दिस, या माइनस माइनस दोनों का कट जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लो, ई नॉट ऑफ द सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन n और log Kc। अब आपको देखो इस फॉर्मूले से आपका काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा सर? ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू दी है 0.059, आपको पता है। n मतलब इस पूरे खेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहे हैं वो भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तब भी एक इलेक्ट्रॉन का खेल है, रिड्यूस हो रहा है तब भी एक ही इलेक्ट्रॉन का खेल है। अच्छा सर log Kc, लेकिन सर आंसर तो log Kc के टर्म में आएगा। Kc निकालने के लिए उसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और जैसे एंटी लॉग आया मेरे कुछ प्यारे बच्चे घबरा गए, अरे सर मेरे को तो लॉग एंटी लॉग लेना आता ही नहीं है, तो दोस्त मैं किस काम आऊँगा? आप कहोगे कमेंट में बता देना, तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा। बहुत सिंपल है भाई साहब, आप 25 सेकंड में लॉग ले सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट लॉग टेबल, और उसका और आधा कर दो 12.5 सेकंड भाई साहब, है ना। कुछ ज्यादा बोल रहा हो क्या? अरे नहीं सच में, उससे कम टाइम में आप एंटी लॉग ले लेंगे, मतलब इतना आसान है। ठीक, तो पहले आप निकालेंगे log Kc इक्वल टू समथिंग आएगा, उसके बाद आप उसका क्या ले लोगे? एंटी लॉग। ठीक, कैसे निकाला जाए? कैलकुलेट करना है आपके लिए, समय लग जाएगा यार, आप प्लीज निकाल लो, है ना। log Kc इक्वल टू जो भी आए उसके बाद, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं कि तुम्हारा आंसर आया log Kc इक्वल टू 5.37, तो याद रखना फिर Kc इक्वल टू क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ दैट। और जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो जो डेसिमल के पहले होता है प्यारे बच्चों, सीख लो, वो चला जाता है 10 के पावर में। जैसे 5 है तो मैं लिख दिया 10 के पावर 5, ये 5 है 6 नहीं है, प्लीज ध्यान रखिएगा। और 0.37 कौन से लॉग की वैल्यू है? तो आपको याद आएगा सर log 2 की वैल्यू होती है 0.30, log 3 की वैल्यू होती है 0.47, तो log 2 और log 3 के बीच में ही कहीं 37 आएगा, है ना। तो कितना आएगा, मतलब कितने पर आ सकता है? तो आपने नियर अबाउट की बात करूं तो आप ऐसे लिख देना 2.4, बस हो गया आपका काम। ऑप्शन ही तो ढूंढना है तुम्हें, आपका काम बन जाएगा, है ना। आप प्लीज एक बार ट्राई मारना। अगर आपको लगे कि नहीं सर मेरा log Kc इक्वल टू दिस आया और मेरे को एंटी लॉग नहीं आ रहा, तो आप प्लीज कमेंट में लिखना, मैं आपको लॉग एंड एंटी लॉग का बढ़िया वीडियो बनाता हूं यार तुम्हारे लिए। ऐसा क्या बात कर दिया दोस्त, तुम्हारे लिए तो हूं मैं, और किसके लिए हूं? तो ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं, अब इसके बाद प्लीज सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आपका जो आंसर है इन्हीं चार में से एक आएगा, और करेक्ट आंसर कह रहा है 1.2 इंटू 10 के पावर 6 आएगा। ठीक, मतलब मैं तुम्हें तो हिंट करता हूं, इसका मतलब log Kc की वैल्यू आएगी 6 पॉइंट, log 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा ही ज्यादा है, मतलब 6 पॉइंट ये आने वाला है, अराउंड 6 पॉइंट समथिंग आएगा मेरे लाल, ऐसे समझ लो ना। 6.1.2 लिखा है ना, तो 6.03 04 05 ऐसे कुछ आ जाएगा, 03 से 05 तक के बीच में कुछ आ जाएगा, तो आप समझ लेना कि आप सही जा रहे हैं। क्योंकि फिर इसका एंटी लॉग लोगे तो क्या होगा, वही 6 चला जाएगा 10 के पावर में, और 0.03 की वैल्यू क्या होगी, log 1 की वैल्यू होती है 0, उससे थोड़ा ज्यादा, तो 1.2 लिख के खाली हो गए, है ना। मतलब आपका बन जाएगा काम, आप एकदम परेशान मत हो, एकदम टेंशन मत लो। आपका इतना भी आए तो आप समझ लेना कि आप सही रास्ते पे हो। ठीक, मैं आगे बढ़ जाऊं। अगला सवाल कह रहा है दोस्त, द रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन निकल कैडमियम बैटरी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब मैं आपको बता दूं, आपने पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 पार्ट में पढ़ा होगा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और तीसरा आपने पढ़ा होगा बैटरी, है ना। और बैटरी में आप बोला गया होगा कि भाई रटने का, तो मैं अभी फिलहाल वन शॉट में हूं, आप इसके डिटेल वीडियो देखेंगे तो मैंने पूरी रिएक्शन आपको समझाई हुई एक एक स्टेप वाइज कि कैसे हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं अभी फिलहाल के लिए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब ये इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप एक काम करिए, एक पेज लिखिएगा और सारे जो बैटरीज हैं उनकी रिएक्शन, कैथोड वाली, एनोड वाली और ओवरऑल, और कैथोड एनोड किसका बना है वो एक जगह लिख लीजिए अच्छे बच्चे की तरह, और जहां बैठते हैं स्टडी टेबल या जहां भी आप हैं आपकी केमिस्ट्री कॉपी, वहां पेस्ट कर लीजिए और उसको बस देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहां से सवाल दोस्त आएगा ही आएगा हर एग्जाम में। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं हर एग्जाम के लिए ही यहां खड़ा हूं, तो आप ध्यान रखेंगे उसको, आप प्लीज देखिएगा, क्योंकि आपको वो याद रखना ही पड़ेगा, वहां से सवाल बनते ही बनते हैं प्यारे बच्चे। तो मैं नहीं चाहता कि आपका आधा नंबर भी कहीं कटे,
तो निकिल कैडमियम जो बैटरी है उसमें कौन सी सेल रिएक्शन होती है, तो आप जब आप पढ़ लेंगे तो आपका मामला बन जाएगा। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 1। और सर आपको लगा होगा सर इसकी रिएक्शन क्या होती है, ढूंढना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप प्लीज स्क्रीनशॉट लेते जाएं या लिखते चले। पूरे दौरान आपको 3-4 बैटरी जो हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगी। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए रख दिया है। ये जो रिएक्शंस है वो निकिल कैडमियम सेल्स में होता है, आप प्लीज इसको याद रख लीजिए। यहां कैडमियम 0 था, बाद में हो गया +2। यहां कैडमियम 0 था, आपको नहीं दिख रहा होगा मैं बोल रहा हूं, तो मतलब ये ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन कहां होता है, ये एनोड वाली रिएक्शन है जो पहले लिखा है, और दूसरी वाली कैथोड वाली रिएक्शन है, दोनों को जोड़ दिया है तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है। ठीक है, आप प्लीज ध्यान रखिएगा। आप इसलिए मैं लिख दिया कि आपको ये न लगे कि अरे सर हमें तो पता ही नहीं है कि रिएक्शन क्या होती है, तो ये आपके सामने है, आप प्लीज निपटा लीजिएगा, कैथोड की, एनोड की और ओवरऑल। ठीक, चलिए अगला सवाल कह रहा है प्यारे बच्चे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना m सोल्यूशन ऑफ KCl। देखते जाओ, मतलब तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, मोलैरिटी है ना, 0.15 मोलर ऑफ KCl एट 298 केल्विन। मोलर कंडक्टिविटी तुमसे पूछ रहा है, मतलब लेमडा m क्वेश्चन मार्क है दोस्त। कह रहा इफ कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.0152 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स विल बी। तो ठीक है ना, लेमडा एम पूछ रहा है, कप्पा दिया हुआ है, इससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है, तो आपने बोला सर एक ही फॉर्मूला है, लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, मतलब मोलैरिटी। ठीक, तो लेमडा एम दोस्त पूछा है, कप्पा तुमको दिया हुआ है, ये देखो 1000 है, कॉन्सेंट्रेशन भी तुमको दिया हुआ है, रख के सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा सिंपल। आपको नहीं लग रहा है इसमें क्या करना है, तो रख के सॉल्व कर लीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से कौन सा करेक्ट है पहले आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए इसी जगह, क्योंकि मैं तो बढ़ रहा हूं आगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर आपका आएगा 101। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, निपटा लीजिएगा। अगले सवाल में कह रहा है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड। ओ भैया, कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो कौन सा रिएक्शन होगा एनोड पे। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मतलब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट के नाम पे 2 चीजें हैं, H2SO4 भी है और H2O भी है। H2SO4 किस में टूटेगा, 2H+ में और SO4-2 में, और H2O किस में टूटेगा, H+ और OH- में। और डाइल्यूट कह रहे हैं, इसका मतलब पानी भर भर के है दोस्त, पानी भर भर के है। अब आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। तो यार देखो, बड़ा सिंपल सा फंडा है, कह रहा है एनोड कौन कैसा इलेक्ट्रोड होता है। सर एनोड तो हमने पढ़ा है सर, पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड होता है, तो वहां कौन जाएगा, निगेटिव आयन जाएगा। निगेटिव आयन के नाम पे यहां क्या प्रेजेंट है भाई साहब, निगेटिव आयन के नाम पे यहां क्या भर के रखा हुआ है सर, या तो SO4 है या तो OH- है, 2 ही लोग तो हैं, तो इन्हीं में से कोई जाएगा। लेकिन कह रहे हैं डाइल्यूट है, मतलब आपके पास क्या है, भर भर के पानी है, तो कौन आपका जो भी डिस्चार्ज है, सिलेक्टिव डिस्चार्ज 2 बातों पर डिपेंड करता है, एक पोजीशन और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन। तो कह ही रहे हैं डाइल्यूट सोल्यूशन है, मतलब भर भर के वाटर है, इसका मतलब वाटर डोमिनेट करेगा। और कौन सी रिएक्शन आपके पास होने वाली है, OH- जब जाता है बच्चा एनोड पे, तो वो टूटता किस में, O2 और H2O में। किस में टूटता है, O2 और H2O में टूट जाता है। तो आप देख लीजिए कहां पे आपको दिख रहा है O2 और H2O बनता हुआ, तो आपको लग रहा होगा एक ही ऑप्शन है जहां O2 गैस रिलीज हो रही है सर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए वाला ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं, ऐसा जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी आप टिक कर लो। आगे आते हैं, ये रिएक्शन है, आप प्लीज एक बार ध्यान से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक, कैसे टूट रहा है, किसमें टूट रहा है, इसमें मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ जाऊं, अब कहता है दोस्त कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना m मोल, मतलब फिर से देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोल पर लीटर, मतलब फिर से तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है 0.025 मोल पर लीटर। मीथेनोइक एसिड के बारे में बात हो रही है, मतलब बात हो रही है दोस्त HCOOH के बारे में, और कह रहा है उसकी मोलर कंडक्टिविटी मतलब लेमडा m की वैल्यू कितना दी है, 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कम ऑन, आपसे पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के, आपसे पूछा जा रहा है दोस्त। आपके पास कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसे कि लेमडा H+ की वैल्यू दी हुई है, लेमडा फॉर्मेट आयन, फॉर्मिक एसिड फॉर्मेट आयन और H+ से बना है, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आपको दी हुई है। अब आपने कहा सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कह रहा है आपसे पूछ रहा है अल्फा, अल्फा किसके इक्वल होता है, कह रहा है गिवन कौन सा मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
मतलब गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे और इनफाइनाइट पे। तो गिवन कॉन्सेंट्रेशन, ये देखो इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इनफाइनाइट के लिए कैसे निकालते हैं, उनके आयन को जोड़ देते हैं। ये देखो दोनों आयन दिए, H+ भी दिया है और HCOO- भी दिया है, दोनों को जोड़ लीजिए, वो हो गया लेमडा नॉट m, लेमडा c गिवन कॉन्सेंट्रेशन दिया है, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, अल्फा की वैल्यू आ गई। कितना आसान काम है नहीं? तो आसान काम है, अल्फा की वैल्यू आ गई। और फिर आपने बोला सर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी तो पूछा है, तो दोस्तों उसका फॉर्मूला होता है C⁴/1 - अल्फा। अब आपको लगे कि अल्फा की वैल्यू बहुत कम आई है, तो अब नीचे 1 - अल्फा को निगलेक्ट कर देना, सीधे K = C⁴। बस C कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा की वैल्यू आप अभी थोड़ी देर पहले निकाल लोगे, C⁴ कर लो, K भी आ गया। यहां क्या गलती होने के चांसेस हैं? कैलकुलेशन बाबू, कैलकुलेशन आराम से करिएगा, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं कि मैं बैठ के कैलकुलेशन करूं, तो पता चले ये जो इंपॉर्टेंट PYQ की सीरीज का वीडियो है वो बन जाएगा 4 घंटे का, तुम्हें लगेगा इतना बड़ा हमसे ना हो पाएगा इस जन्म में। तो मैं इसलिए काम भी देता चल रहा हूं कि जब आप वीडियो के साथ बैठे, कॉपी पेन लेके बैठे और अपनी इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ाएं, तब लगेगा कि मेरा खून पसीना लगा है। ठीक है बबुआ, तो इसको आप कर लेंगे। आंसर आपके सामने स्क्रॉल कर दे रहा हूं, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा आप इसमें से क्रॉस चेक कर लेंगे। एक बार गलत आए तो ये मत सुना कि नहीं मेरा नहीं आया सर, तुरंत कमेंट लिखना कि सर हमारा नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं, एक बार और ट्राई करना। तब भी नहीं आए दोस्त, तो फिर आपके सर आपके साथ है, डोंट वरी, वैसे आ जाएगा। इतने के बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन ही एरर हो सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आप निपटा लीजिएगा। करेक्ट ऑप्शन है 11.4% आएगा आपका अल्फा, और डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा कितना 3.67 × 10⁻⁴। प्लीज साथ में चलेगा, ये मतलब बाद में करेंगे, बाद में कुछ नहीं होता, पॉज करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं। अगला सवाल कह रहा है दोस्त, 2 solution of X and Y electrolytes are taken in 2 beakers and diluted by, देखो कह रहा है 2 इलेक्ट्रोलाइट है, एक बीकर में X ले लिया है, एक बीकर में Y। ठीक है, कह रहा है दोनों को हमने लिया है बीकर में और डाइल्यूट कर रहे हैं 500 ml वाटर, इसमें भी ऐड कर दिया है 500 ml जल, इसमें भी ऐड कर दिया है 500 ml वाटर के साथ। कह रहा है लेमडा m ऑफ x इंक्रीज 1.5 टाइम। कह रहा है जब हमने करा तो इसका जो मोलर कंडक्टिविटी था वो बढ़ा 1.5 टाइम्स। ठीक है, जितना भी था उसका 1.5 गुना हो गया। लेकिन जब y में यही काम किया तो उसका जो मोलर कंडक्टिविटी था दोस्त, कह रहा 20 गुना हो गया, 20 टाइम्स। कह रहा व्हाट कुड बी द इलेक्ट्रोलाइट x एंड y। तो कह रहा है इस डाटा के हिसाब से आपको बताना है x और y क्या होंगे। ऑप्शन कह रहा है x है NaCl, y है KCl। अच्छा, सवाल ये कहने की कोशिश कर रहा है दोस्त। अच्छा ये बताओ मेरे को, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो जब आप मेरे को डिसॉल्व करते तो मैं कंप्लीट आयन में पहले ही टूट चुका होऊंगा। आप उसके बाद कितना भी पानी ऐड करो, मेरा ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हूं, मैं पहले ही सब टूट चुका हूं। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पूरा कभी नहीं टूटते। जब आप डाइल्यूट करोगे फिर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, जब आप डाइल्यूट करोगे फिर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब समझ में आई सवाल का मतलब? तो जहां कंडक्टिविटी ना के बराबर बढ़ी है, 1.5 गुनी हुई है सिर्फ, मतलब वो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और जहां 20 गुना बढ़ गई है मतलब वो कोई वीक है। तो एक्स आप ढूंढो स्ट्रॉन्ग और वाई आप ढूंढो वीक, एक्स आप ढूंढो स्ट्रॉन्ग और वाई आप ढूंढो वीक। तो दोस्त यही ऑप्शन सही लग रहा है, NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और CH3COOH वीक। बाकियों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पहले में दोनों ही स्ट्रॉन्ग रख दिया है, तीसरे में भी दोनों स्ट्रॉन्ग है, चौथे में पहले इसी को वीक वाले को लिख दिया, तो गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। यहां से आप अपने दिमाग में कुछ बातें सीख लीजिएगा कि अच्छा यह बात तो सीख के तब आगे बढ़िएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है क्या? बी वाला। कह रहा है इन H2O2 फ्यूल सेल, फिर से आ गया, देखो पहले हमने पढ़ा था निकल कैडमियम, अब कह रहा फ्यूल सेल जो स्पेस प्रोग्राम्स में यूज होता है फ्यूल सेल। कह रहा है जो H2O2 फ्यूल सेल है उसमें रिएक्शन क्या होगी कैथोड पे। तो देखा आपने, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और हर जगह ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। तो कह रहा है आपको, इसका मतलब ये भी है कि अब आपको दूसरा एक निकल कैडमियम तो निपटा ही लिया था, फट से कॉपी अपने लिखा ही होगा, उसी में आइए लिख दीजिए H2O2 फ्यूल सेल, उसकी कैथोड की रिएक्शन, उसकी एनोड की रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन। तो आपका दोनों सेल तैयार हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? आप यहां से एक बार क्रॉस चेक करके निपटा लीजिए भाई साहब। करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट वाला। सर आप पूरा रिएक्शन भी दे दीजिए प्लीज। तो ये है आपकी पूरी रिएक्शन, एनोड वाली, कैथोड वाली, ओवरऑल वाली। तो भाई साहब ये अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। मैंने बोला ना यहां से सवाल आते ही आते हैं, तो मतलब तैयारी भी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक पक्का। जैसे मैंने बायोमोलिक्यूल का जब मैं PYQs ले रहा था और मैंने बोला था कि बेटा आप जेई का पेपर देने जा रहे हो ना, अभी रिसेंटली जनवरी में तो दोगे आप बहुत सारे लोग, तो आप देखना अगर बायोमोलिक्यूल का सवाल आया और आपने वो वीडियो देख के गए होंगे तो गलत नहीं होगा, पक्का क्लिक कर जाएगा। वैसे मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कह रहा हूं, आप ध्यान से वीडियो देखिए, जो जो बातें बोल रहा हूं समझ के जाइए,
कंफर्म आप पेपर देके आएंगे और आप मुझसे कहेंगे कि नहीं सर बात तो आप एकदम सही कर रहे थे। ठीक है, ये आपके सामने कहानी है, अपडेट रखिएगा। ठीक, चलिए अब आगे कह रहा हूं, कह रहा है ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ, अब देखो तीसरी बैटरी आ गई, लेड स्टोरेज बैटरी, ये वही वाली है जो आपके घर में रखी हुई है। कह रहा लेड स्टोरेज बैटरी, तो जो रिएक्शन होता है एनोड में वो क्या होगा, तो भाई साहब इसके लिए फिर से आपको अपनी कॉपी में तीसरी टेबल अपडेट कर लीजिए, आपको सेल रिएक्शन अपडेट रहे। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी वाला ऑप्शन है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, जब आपके पास ये वाला टेबल लिखा होगा तब, ये लिखा होगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, कैथोड पे क्या हो रही है और ओवरऑल क्या हो रही है। अरे सिंपल है ना, एक बार लिखो अपने टेबल या कॉपी पे रख लो, अपने दोस्त को 2 बार सुना दो, खुद से एक बार बात कर लो, बस हो गया खत्म। भाई जिससे लोग भाग रहे हैं वही तुम कब्जा कर लो तो तुम ऐसे ही ऊपर उठ जाओगे, है ना, पक्का समझ में आता है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, तुमने कहा ये भी सही है सर, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन वाटर इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट है उसमें हमने पानी ऐड कर दिया, वाटर, जल। व्हाट इज द चेंज इन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब बात कर रहा है ये किसके बारे में, कप्पा के बारे में। कह रहा है कप्पा में क्या चेंज होगा, तो कप्पा आप सोच के देखो, एक सोल्यूशन था, मैं एग्जांपल दे रहा हूं समझना, एक सोल्यूशन है मान लेते हैं 500 ml, है ना, और उसमें नंबर ऑफ आयन है 2000, समझना 500 ml में 2000 आयन्स टहल रहे हैं। अब वो कह रहा है हमने उसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। अब वो 500 ml से कितना हो गया, मान लेते हैं 1 लीटर, लेकिन नंबर ऑफ आयन तो उतने ही रह गए दोस्त, नंबर ऑफ आयन क्या हो गए, उतने ही रह गए। तो अब क्या हुआ, जो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन्स हैं वो कम हो गए। आप सोचो ना 500 ml में 2000 आयन थे, अब 1 लीटर 1000 ml में 2000 हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन्स कम हो गए ना। तो यही तो है ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा क्या है, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली ये डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, जो लिखा होगा कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ये बढ़िया सवाल है, PYQs में आया हुआ भी है, तो आंसर क्या है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। एक्सप्लेन कर दिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस। अब ध्यान से सुनना, बात हो रही है, देखो मैं हर बार आपके लिए डाटा लिखता हूं कि आपको समझ में आए कि डाटा लिखना है और फॉर्मूला रखते ही आपको समझ में आ जाता है कि सवाल हो जाएगा। देखो कह रहा है बात AgCl की हो रही है और कह रहा है उसका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा की वैल्यू है वो है 1.821 इंटू 10⁵ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या मो सेंटीमीटर इनवर्स, एक ही बात है। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर इन ग्राम पर लीटर। देखो कॉन्सेंट्रेशन हम निकालते हैं मोल पर लीटर में, है ना, मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन होता है, और कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी को हम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन रिप्लेस करेंगे भी मान लो तो जो आंसर आएगा सॉल्युबिलिटी का वो किस में आएगा, मोल पर लीटर में। लेकिन भैया जी को किस में चाहिए, ग्राम पर लीटर में, मतलब मोल को ग्राम में चेंज करना है। तो आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका मतलब अगर तुम्हें मास चाहिए तो जो भी आंसर मोल वाला आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो हम आंसर निकालेंगे सी वाला, कॉन्सेंट्रेशन वाला। जो आंसर आएगा कॉन्सेंट्रेशन वो आएगा मोल पर लीटर, उसमें तुम फेंक के मार देना उसका मोलर मास। AgCl का 108, Ag का 108, Cl के 35.5, दोनों मिला के कितने हो गए 143.5, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर, आपने यहां समझा दिया कि हमें S को ग्राम पर लीटर में निकालना है, तो जो भी आएगा उसमें मोल फेंक के मारेंगे, सॉरी मोलर मास फेंक के मारेंगे। ठीक है, कह रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl, देखो डाटा दे दिया है तुमको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब लेमडा नॉट m की वैल्यू दे दिया है AgCl के लिए 130.26 मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और पूछ रहा है तुमसे C। अच्छा क्या लग रहा है तुम्हें, लेमडा m की वैल्यू दे दिया है, कप्पा की वैल्यू तुम्हें पहले से पता है, पूछ क्या रहा है, कॉन्सेंट्रेशन। क्या पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है दोस्त। तो लेमडा m इक्वल टू क्या होता है, लेमडा m से पहले हम क्या निकाल लेंगे, देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तुमको दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया हुआ है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब ये G की वैल्यू दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये कंडक्टिविटी नहीं दिया है, ये है आपका, जैसे R क्या होता है रेजिस्टेंस और G क्या होता है कंडक्टेंस, वैसे रो क्या होता है रेजिस्टिविटी और कप्पा क्या होता है कंडक्टिविटी, या उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ठीक है, कप्पा की वैल्यू आपके पास है और लेमडा m की वैल्यू आपके पास है, आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, तो सिंपल सी कहानी है दोस्त, आप फॉर्मूला लगा दो लेमडा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी,
जो सी आएगा वो आएगा मोल पर लीटर में, आप उसमें फेंक के मारना 143.5, आपका आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया? अरे कॉन्सेंट्रेशन तो निकल ही जाएगा ना, अरे सब तो है ही तुम्हारे पास, सीधे आंसर निकाल लेना। और जो भी कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो मोल पर लीटर में आएगा, और सर ने अभी लॉजिक दिया कि अगर उसको ग्राम में चेंज करना है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना, बस काम हो जाएगा। ठीक, आपके 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए पहले बैठ के आराम से, शांति से, अच्छे बच्चे की तरह, फिर क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक ठीक, चलो तो आंसर आया सी वाला आएगा, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे, कह रहा है ई सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल इज, कह रहा है इसके लिए ई सेल क्या होगा, और इन्होंने डाटा दिया है, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देख के लग रहा है आपको, कह रहा है H2 से बन रहा है H+ और H+ बन रहा है H2, मतलब हाइड्रोजन ही कैथोड भी है, हाइड्रोजन ही एनोड भी है, दैट मींस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात हो रही है। कह रहा है ईएमएफ क्या होगा इस सेल का, तो चलो ईएमएफ का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हमने पढ़ा है सर, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और लॉग हम क्या लिखते हैं हाइड्रोजन के लिए, मेटल का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मेटल आयन का, मतलब ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन देखो किसका हो रहा है, H2 से H+ हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है H+, है ना, और रिडक्शन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये वाले भैया जी यहां भी है H+। अब आपको अंतर समझना है, पता है क्या, जब आप इसको बैलेंस करने में आओगे तो ये है 1 और ये है 0.1, मतलब पहले आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन वाले का, ऑक्सीडेशन वाला मतलब पहले लिखा जाएगा 1। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, फॉर्मूला तो आपको पता ही दोस्त, मैं सीधे लिख देता हूं, मैं H+ लिखूं फिर लिखूं, इससे अच्छा मैं सीधे ही लिख देता हूं आपके लिए। ध्यान से मेरी बात सुन लेना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। देखो पहले मैं लिखूंगा H+ वाले का कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीडेशन का, लेकिन जब मैं बैलेंस करूंगा दोस्त तो यहां 2 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, समझ रहे होंगे आप। तो ऑक्सीडेशन वाले में मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर, मतलब 1 ही आएगा, और नीचे में लिखूंगा 0.1 का स्क्वायर, मतलब 0.1 मतलब कितना हो गया, 1 इंटू 10 के पावर -2। अरे 0.1 का मतलब यही तो हुआ, 1 इंटू 10 के पावर -2, 0.1 मतलब 1 इंटू 10 के पावर -2। अच्छा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है दोस्त, 0, तो ये यहां से हट गया। अब आपका फॉर्मूला क्या आ गया, ई सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन। एन का खेल कितना हो रहा है, एन का खेल कितना हो रहा है सर, H2 से H+ जा रहा है तब भी एक इलेक्ट्रॉन का खेल है, H+ से H2 जा रहा है तब भी एक इलेक्ट्रॉन का खेल है, बैलेंस करेंगे तो चलो मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन का खेल हो जाएगा, यही तो हमने कहा सर यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2 रख लेते हैं, फिर लॉग ऊपर 1 और नीचे -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, मतलब 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 मतलब कितना आया दोस्त, 10 के पावर 2 मतलब कितना, 100, लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, 2, तो log 10 के पावर 2 मतलब ये भी आएगा 2, log 2 की वैल्यू तो मैं लिख देता हूं दोस्त, ई सेल इक्वल टू 0.0591। अच्छा आपने नोटिस किया इन्होंने 0.0591 वाला डाटा नहीं लिया है, उन्होंने वो वाला ले लिया 2.303 RT अपॉन NF वाला डाटा ले लिया है, तो मैं भी वही ले लूं, 0.0591 की जगह पे मैं लिख लेता हूं 2.303 RT अपॉन NF, N है मेरा 2, F को F ही रहने देते हैं, साइन है माइनस का, और log 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 कट गया, आपका आंसर आया -2.303 RT अपॉन F। ऐसा ऑप्शन कौन सा है भाई साहब, -2.303 RT अपॉन F, कौन सा ऑप्शन क्लिक कर रहा है, पहला वाला। हो गया, सॉल्व हो गया, फिर से एक बार देख लीजिए आप, आपके सामने ही सॉल्व किया है, पूरा डाटा आपके सामने, कौन सा 0 होता है मैंने सॉल्व कर दिया माइनस साइन के साथ। 0.0591 को सॉल्व करने पे आता है ना, ये वैल्यू फिक्स होती हैं, R पता है, T पता है, F पता है, इन्होंने इसी टर्म में रखा है तो मैंने भी इसी टर्म में रख लिया, तो आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आसान सा सवाल था यार। आपको अगर अभी भी कंफ्यूज हो कि ये कैसे लिखा तो मैं फिर से बता देता हूं, इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जो पहली वाली सेल रिएक्शन है मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑक्सीडेशन वाले आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिडक्शन वाले आयन का कॉन्सेंट्रेशन। आप चाहें तो यहीं से अपनी कहानी की शुरुआत कर सकते हैं। अब आप समझ जाएंगे, अच्छा एक ही बात तो है, हमें बस यही डाटा चेंज करना था, वही 2 आता, 2 कट जाता, n की वैल्यू भी 2 है, वही आंसर आ जाता। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हाइड्रोजन का वैसे भी 0 होता ही है, ये तो हमने पढ़ ही रखा है।
ठीक है, समझ में आ गया बात, कहानी एकदम क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ जाऊं फिर। तो ऑप्शन था पहला वाला, आपने पढ़ लिया मेरे से, अब मैं बढ़ता हूं आगे। कह रहा है एक बिटिया है जिया, जो भी बिटिया साम बैठ के वीडियो देख रही है वो अपना नाम समझ ले। कह रहा है क्लास 12 की स्टूडेंट है, उसने रिकॉर्ड किया लेमडा एम मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ना, लेमडा मतलब मोलर कंडक्टिविटी एक्चुअली अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स का, जैसे कि एसिटिक एसिड का, सोडियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम फॉस्फेट का, एट वेरियस कॉन्सेंट्रेशन। देन सी प्लॉटेड लेमडा एम वर्सेस रूट सी के बीच में ग्राफ बनाया, है ना। ये है डिबाई हकल ऑन सेंगर इक्वेशन। जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी और लेमडा सी के बीच में, तो ये ग्राफ का नाम हो जाता है, ये कौन सा इक्वेशन से रिलेट करता है, डिबाई, प्लीज लिख लेना, डिबाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन। मैं बोल रहा हूं, अगर आप स्पेलिंग से मत कंफ्यूज हो गया कि सर ने हाउस पाउच कर दिया, मैं बोल भी रहा हूं, डिबाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन। और हमने वहां सीखा है कि सर वहां पे जब भी ग्राफ बनता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ऐसा, और कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ होता है तो वो होता है ऐसा। और KCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। CH3COOH क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एल्यूमिनियम फॉस्फेट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इसका ग्राफ ऐसे हो गया, जबकि इसको भी कैसे होना चाहिए था, ऐसे। तो सर तीसरा वाला लग रहा है लोचे वाला है, पहला और दूसरा तो ठीक लग रहा है, लेकिन सवाल पूछा क्या, पहले वो तो देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द गिवन ग्राफ इज करेक्ट, तो ठीक है, पहला और दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत है। और ऐसा ऑप्शन राजा बाबू बी वाले मिल रहा है, पहला एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो सही है, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ हमेशा ऐसे होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसा होता है, ऐसा। भर लीजिए दिमाग में, मैं बोल रहा हूँ ना, एग्जाम देने जा रहे हैं, आना ही आना है, श्योर ये सब सवाल है ना। कोई ना कोई एग्जाम में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको ये सवाल मिलेगा, चाहे नीट में मिले, चाहे जेई में मिले, चाहे CUET में मिले। आप कोई भी फॉर्म भरे होंगे ना, आपको देखिए ये एग्जाम में सवाल आएगा। बोर्ड एग्जाम के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं प्रॉपरली, तो तय है दोस्त, मिलना तय है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस बार अरुण भैया आ गए, वो भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। हैज अ गुड हैबिट, लड़का एकदम सही है वो। कह रहा पार्टिसिपेटिंग टॉट इन द क्लास आफ्टर लर्निंग नर्स्ट इक्वेशन। भैया जी नर्स्ट इक्वेशन सीख के गए हैं क्लास से। नेक्स्ट डे वो आते हैं क्लास में और राइट करते हैं कुछ नर्स्ट इक्वेशन, फ्यू नर्स्ट इक्वेशन टू हिज क्लास टीचर। सी सेड ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट वन। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है भाई साहब कि भैया जी नर्स्ट इक्वेशन सीख के गए थे क्लास में, अगली टर्न पे आए और उन्होंने नर्स्ट इक्वेशन, उनकी मैम ने बोला लिख राजा बाबू। राजा बाबू लिखने गए बोर्ड पे, तो 4 में से 3 सही थे, 1 हो गया गड़बड़। बस हमें वही पहचानना है कौन सा गड़बड़ है। तो चलो देखते हैं ऑप्शन क्या है। कह रहा है ये है आपकी सेल रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, और ये उनके नीचे उसके नर्स्ट इक्वेशन लिखे हैं। चलो देखते हैं क्या है। पहले वाले में मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल 0.0591, इलेक्ट्रॉन का लोचा है 2, बैलेंस करने के लिए यहां लिखा जाएगा 2, तो Ag का हो जाएगा स्क्वायर। अरे भैया अरुण भैया तो पढ़ा लिखे निकल गए हो, सही लिखे। अच्छा, अगले में कह रहा है M+3 हो जा रहा है, ठीक है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो M+3 का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लिखा है। नीचे Ag वाले भैया रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 ही है, तो यहाँ 3 लिखा जाएगा बैलेंस करने के लिए। और ये अरे सीख गया हो अरुण। अगला देखा, कह रहा है जिंक ZnSO4, कॉपर SO4 प्लस Cu बन रहा है, ई सेल ई नॉट ऑफ द सेल 2.303 RT/NF, यहां तक बढ़िया लग रहा है। Cu+2 ऑक्सी, ओए होए, खेल देखो हो गया इधर ही। पहले ऊपर किसका लिखते हैं, जिंक ऑक्सीडेशन का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे लिखते हैं रिडक्शन दोस्त। अरुण भैया दो टफ वाले सवाल अच्छा कीन, आसान वाले में गड़बड़ कर दी। तो भैया हमें तो लग रहा है बेटा सी वाला भाई साहब से हो गई गलती, ठीक है। डी वाले में सही था, ई नॉट ऑफ द सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ये इन्होंने सही लिखा है। इलेक्ट्रॉन भी इन्होंने सही लिखा है, Ag का स्क्वायर भी किया है। तो बेटा पहला मतलब ए बी और डी, तो भाई साहब दिमाग सही लगाए थे। लग रहा है सी की टाइम कहीं और देख लिए थे लिखते टाइम, भावनाओं बह गए थे। तो लग तो रहा है दोस्त कौन सा है गड़बड़, सी वाला गड़बड़ है, ठीक है। आसान है ये तो, आप भी समझ गए होंगे कि मस्त सवाल था सर ये तो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये थे MCQs कुछ चुनिंदा, जहां पर मैं कुछ आपको अलग अलग चीजें सिखा पाया ना। आप ये मत सोचना कि आपने सिर्फ 20 MCQ सीखा है, एक्चुअली आपने बहुत कुछ सीखा। इन सवालों के दौरान मैंने और भी बातें आपसे की हैं रिलेटेबल, जो आपको थोड़ा और आगे पुश करेंगे जीवन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है असर्शन रीजन सवाल क्वेश्चन, आपको इनके बेसिक नोटिफिकेशन पता ही है। जब असर्शन रीजन दोनों सही हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो तो ए, दोनों सही हो एक्सप्लेनेशन ना हो तो बी, असर्शन सही हो रीजन गलत हो तो सी, और असर्शन गलत हो और रीजन सही हो तो डी। तो चलो दोस्त जल्दी जल्दी आता है फटाफट, इतना सीख लिया है। कह रहा है असर्शन है
कि द कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड द साइज ऑफ द आयंस इन विच दे डिसोसिएट। ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस और ease with which the ions move under potential gradient। ठीक लग रहा है। कह रहा है कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज एंड साइज ऑफ द आयन पे कर रहा है ना, जिसपे वो टूटते हैं, सही बात है। तो कह रहा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस या ease with the ions move under potential gradient। हाँ ठीक है, इस बात पे तो डिपेंड कर रहा है, सही लग रहा है। कह रहा है रीजन कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सेम सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज सेम। देखा, सटक गए। कह रहे कंडक्टिविटी अलग अलग सोल्यूशंस की, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की सेम सॉल्वेंट में कह रहे हैं सेम होंगी। मजाक कर रहे हैं, कहां से सेम हो जाएगी, सवाल ही नहीं उठता। सबके आयंस अलग हैं। आप पहली बात तो कह रहे हैं आयंस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, उनके साइज पे डिपेंड करता है, और दूसरी बार कह रहे हैं सबके लिए सेम ही हो जाएगी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्वेंट में। तफरीक काट रहे हैं। तो एसर्शन सही है और रीजन गलत है दोस्त। तो कौन सा ऑप्शन मारूं, ए बी सी डी? सर सी मार दो, बढ़िया लग रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन प्योर सॉल्वेंट। कह रहा है सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी वो प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होगी। हाँ, बात में दम है, क्योंकि सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट मिलाओगे तब बनेगा सोल्यूशन, और सॉल्यूट मिलाने का मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। बात में दम तो है दोस्त। द रीजन कह रहा है कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द आयन। अरे भैया सही निकल गए हो। तो ए और सी बढ़िया था और एक्सप्लेनेशन भी था कि आयंस बढ़ गए थे, सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। कह रहे हैं रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगी लेंथ। तफरी काट रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस और लेंथ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्त। तो अगर ये जीवन में आगे बढ़ेगा तो ये भी जीवन में आगे बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस कह रहे हैं डिक्रीज हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, मतलब भाई साहब गलत हो चुके हैं। और एक ही ऑप्शन ही है जो असर्शन गलत हो, ऑप्शन नंबर डी। मैं रीजन पढ़ूंगा भी नहीं, टाइम वेस्ट, क्योंकि एक ही ऑप्शन है ना चार में से। जो असर्शन एक ही जगह गलत था डी वाले में, मैं क्यों पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट क्यों करूं भाई। आगे पे आते हैं। कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। कह रहा है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नहीं कर सकते। ठीक है भाई साहब। फिर रीजन में कह रहा है खोलरॉस लॉ हेल्प्स टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। भाई बात में इसके तो दम है कि सही बोल रहा है कि खोलरॉस लॉ यही काम करता है। फिर कह रहा है असर्शन में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। डिटरमाइंड नहीं कर सकते ना, इनफाइनाइट डाइल्यूट कहां कर लोगे तुम, एक्सपेरिमेंटल कैसे पॉसिबल है कि इनफाइनाइट टाइम तक डाइल्यूट करो। तो वो तो सही बात है, वो लग रहा है लोचा है, लेकिन रीजन तो सही बोल रहा है, नहीं कर सकते। हाँ, बात तो वो भी ठीक है। तो इस हिसाब से इनका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, लेकिन हाँ इस वाली बात का एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है। ये नहीं लिखा है कि भैया इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं लिखा ना जो मैंने बात बोली, लेकिन हाँ बातें दोनों सही हैं। ठीक है, अगले सवाल में अब कहता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलो देख लेते हैं, तुम फटाफट जवाब देना। कह रहा गिव रीजंस। बच्चों ने बोला था सर गिव रीजन में बड़ा परेशान हो जाते हैं दोस्त, तो मैं आ गया हूं तुम्हारी परेशानी दूर करने। कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। सर CH3COOH क्या है, वीक एसिड, उसको डाइल्यूट करो तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा मोलर कंडक्टिविटी। चलो आंसर सुनो, आगे बढ़ो। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दिया, आप पढ़ लो। मैं इसलिए बोलता हूं कि आपको एक वर्ड्स मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी लैंग्वेज में समझाता हूं, जैसे लगता है कि तुम दोस्त से बात कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें लिखना तो दोस्त वाला नहीं है ना, किताब वाला लिखना है, तो ये इसलिए आपके सामने रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फिर से रीजन दो। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ E0 वैल्यूज ऑक्सीजन गैस शुड बी लिबरेटेड एट एनोड बट क्लोरीन गैस विच इज लिबरेटेड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस NaCl। कह रहा है NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं दोस्त तो भैया जी टूटेंगे Na+ और Cl- में, साथ में एक्वस सोल्यूशन है तो H2O भी है, ये टूटेंगे H+ और OH- में। अब इनका सवाल समझो, सवाल समझोगे तब जवाब दे पाओगे। कह रहे हैं अगर मैं E0 की वैल्यूज पे देखूं तो ऑक्सीजन गैस को जाना चाहिए था एनोड पे। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जल्दी ऑक्सीडाइज कौन होता है, जिसका E0 क्या होता है, नेगेटिव। तो लॉजिक ये है कि ऑक्सीजन का जो E0 वैल्यू है वो नेगेटिव है ज्यादा एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो कह रहा तब जाना तो ऑक्सीजन को चाहिए था, लेकिन कह रहा है लेकिन जब हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस लिबरेट होता है क्लोरीन गैस एक्वस NaCl के। ऐसा क्यों, कह रहा जाना चाहिए था ऑक्सीजन को लेकिन चला जाता है क्लोरीन, ऐसा क्यों। तो सर ने आपने दो बातें बताई थी, एक तो अगर
सेलेक्टिव डिस्चार्ज दो बात पे डिपेंड करता है, एक तो पोजीशन, तो पोजीशन के हिसाब से तो ऑक्सीजन जम रहे थे, जाना चाहिए था इन्हीं भाई साहब को, लेकिन चला गया क्लोरीन। तो दो ऑप्शन आप लिख सकते हैं, दोनों आंसर सटीक रहेंगे। पहला, क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इस वजह से वो चले गए। ठीक ठीक। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं, बुकिश लैंग्वेज में जो बात लिखी गई है वो ये है कि कहता है ऑक्सीजन का जो ओवर पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, मतलब माइनस कुछ ज्यादा ही हो गया भाई साहब, उनका जो पोटेंशियल है ओवर पोटेंशियल हो गया है, इसी वजह से ऑक्सीजन नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? क्लोरीन। मैंने दोनों बातें एक्सप्लेन कर ली हैं, या आप प्लीज यहां से आंसर एक बार देख लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो लिखा है अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है दोस्त, तो इनकी ऐसी की तैसी। ठीक, चलो ध्यान से देख लो क्या लिख रहा है, आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक, ओवर वोल्टेज, देखो मैंने बोला ना ओवर पोटेंशियल लिखा है किताबों में, ये आंसर है, लेकिन मैंने आपको दोनों बातें समझाई। इसका मतलब भैया जी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा होंगे इसलिए चले गए होंगे। और दोनों आंसर इसलिए दिया कि ऐसा ना हो कि पता चले हम लोग अपनी ज्ञान की गंगा बहाएं और सीबीएसई बोले नहीं रे यही लिखेगा तभी नंबर देंगे। तो दोनों बातें क्लियर है आपके सामने, आप दोनों बातें समझ लीजिए। ठीक है, बढ़ूं आगे। चलो अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा व्हाट इज नेसेसिटी टू यूज अ सॉल्ट ब्रिज इन अ गैल्वेनिक सेल। अरे ये तो भाई क्लास में आपने जहां भी पढ़ रहे होंगे आप, है ना, अभी मेरे से पढ़ रहे हैं, आप इसके पहले जहां भी पढ़े होंगे हर बार बोला गया होगा कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भैया क्या करता है सॉल्ट ब्रिज? पहले तो सर्किट को कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट बिना मिक्स हुए उनके आयंस, एक्सेस ऑफ आयंस या इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। यही सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए मैंने लिख भी दिया है, तो आप एक बार निपटा लीजिएगा मामला कि सर ने क्या बोला। सर ने 3-4 बातें बोल दी, हो सकता है यहाँ एक ही 2 बात लिखी हो, तो इसलिए मैंने आपसे बात कर लिया। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। कह रहा व्हाट इज द यूज ऑफ प्लैटिनम फॉयल इन द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते थे ना, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन तो गैस था, तो उसको प्लैटिनम के ऊपर एड्सॉर्ब करते थे, प्लैटिनम फॉयल पे लगा देते थे कि, तो उसको क्यों? तो उसके कई रीजन है दोस्त। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सके, इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलाइजेशन हो सके, इस काम के लिए हम यूज करते हैं प्लैटिनम फॉयल। तो आप ये आंसर बकायदे लिखा हुआ आप यहां से भी पढ़ सकते हैं, जो मैंने समझाया वो समझना था, ये लिखना है आपको अपनी कॉपी में। ठीक, निपटाते चलिएगा। मैंने आपको लग रहा होगा सर हमेशा टेढ़े सवाल लेके बैठे हो आप, क्योंकि बाकी बात तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं तुमको, तो टेढ़ा ही लूंगा ना सवाल जो मुझे लगते हैं कि बन रहे हैं इस बार एग्जाम में आने टाइप। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा कंसर्न है कि आप कुछ अच्छा कर लो, भयंकर वाला एग्जाम में भी कर लो, और अभी रिसेंट जो आप एग्जाम देने वाले वहां भी मैं आपके कुछ काम आ सकूं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। कह रहे हैं खोलरॉस लॉ बताओ। तो क्वेश्चन करने से मैं बता ही दिया था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज द सम ऑफ आयनिक मोबिलिटी ऑफ देयर कैटायन एंड एनायन। स्टेटमेंट प्लीज ध्यान रखिएगा, जो स्टेटमेंट है वैसे ही लिखिएगा, स्टेटमेंट में थोड़ा चेंज मत करिएगा। तो ये आपके खोलरॉस लॉ का स्टेटमेंट भी है, आप चाहें तो जो मैंने बोला वो और आपके सामने लिखा भी, दोनों क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक, बढ़िया। अब आते हैं शॉर्ट आंसर सवाल की तरफ कि ये भाई ये सब क्या है। वेरी शॉर्ट कर लिया, एसेशन रीजन कर लिया, एमसीक्यूज कर लिया, अब थोड़ा शॉर्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो आते हैं। कह रहा डिफाइन द टर्म डिग्री ऑफ डिसोसिएशन and write an expression to relate the molar conductivity of the weak electrolyte to its degree of dissociation। तो ये मेरे लाल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है आपको पता है, कितना टूटा कितने के रिस्पेक्ट में, यही होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना टूटा यही तो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और रिलेशन क्या है, अभी हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल लगाया था, अल्फा इक्वल टू क्या था, मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यही रेशियो था आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सही बात है, यही सवाल आपसे पूछा गया था PYQs में, तो एक आध सवाल ऐसे भी होंगे, सारे न्यूमेरिकल तो होंगे नहीं। तो भाई साहब आप इसका आंसर रिलेट कर लीजिएगा, है ना, ये रिलेशन है और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है आप पढ़ लेंगे, आसान है आपके लिए, है ना। रेशियो ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रेशियो ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आप फॉर्मूले से भी डिफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अगला कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद करिए सबसे पहले सवाल में लिखा था लिथियम से कहानी शुरू हुई थी, फ्लोरीन तक गई थी, जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे थे ईज ऑफ रिडक्शन बढ़ रहा था, मतलब बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते चले जा रहे थे। तो सबसे लास्ट में कौन था, फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले कौन था, लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब सवाल आपसे पूछ लेगा ऐसा क्यों, फ्लोरीन क्यों ऑक्सीडाइजिंग, लिथियम क्यों रिड्यूसिंग। तो जो तुम्हें फ्लोरीन के बारे में पता हो सब लिख देना, बढ़िया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज, बढ़िया हाइड्रेशन एनर्जी, इस मैंने क्या बोला, जो तुम्हें पता है वही तो लिखोगे, और ये सब तो तुम्हें पता ही है, निपटा देना। वही लिथियम के लिए बोले तो वो बता देना, स्मॉल साइज है भाई साहब, हाइड्रेशन एनर्जी उनकी भी ज्यादा, यही सब आप निपटाओ। और क्या, फ्लोरीन क्या है, एक्सट्रीम, मतलब अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से बोलूं तो ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पड़ा है,
तो उसका आईपी क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा है। यही सब आपको पता है, यही सब लिख दो, क्या इतना टेंशन लेना दोस्त। ठीक है, आंसर देख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है भैया जी की, अब ऑब्वियसली डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है क्योंकि साइज छोटा है ना। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी क्या है, नेगेटिव है। तो मैंने बोला एक बार आप प्लीज पढ़ लीजिएगा, लेकिन ठीक, मैं बढ़ूं आगे, चलो। कह रहा लिथियम मेटल, देखो वही अभी फ्लोरीन के बारे में बात हो रही थी, अब कह रहा लिथियम मेटल स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसा क्यों, वो भी आप एक बार पढ़ लो अच्छे से, है ना। पढ़ लो, मैं हट जा रहा हूं एक सेकंड के लिए, पूरा स्क्रीन आपको दिख जाए, एक बार अच्छे से पढ़ लो। मेन बातें मैंने हाईलाइट वैसे ऑलरेडी कर दी हैं। स्मॉल साइज है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी है ना, तो इसलिए काम की बातें मैंने लिख दिया, देखिए आप प्लीज एक बार पढ़ लेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, सवाल ऐसे बनते हैं। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। अब कह रहा व्हाई डज अ गैल्वेनिक सेल स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम। कह रहा गैल्वेनिक सेल थोड़ी देर बाद काम करना बंद कर देते हैं, क्यों। तो गैल्वेनिक सेल थोड़ी देर बाद काम करना बंद कर देते हैं, गैल्वेनिक सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम, ऐसा क्यों। तो यार सुनो ना, रिएक्शन तो होगी ना, सोल्यूशन में जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो तो कुछ लोग एनोड पे जा रहे हैं, कुछ लोग कैथोड पे जा रहे हैं, तो सोल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में मेटल आयन का, वो तो कम हो ही रहा होगा ना। तो एक ऐसा टाइम तो आएगा ना जब सारा चला जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। भाई चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपने क्या सीखा है, ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स है मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, आयंस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव भी कर रहे हैं, कोई टूट भी रहा है। तो जिधर जा रहे होंगे इलेक्ट्रोड की तरफ, वहां सोल्यूशन में आयंस की कमी होगी। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये क्या अचीव कर लेगा, इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पे इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो रिएक्शन तो रुकेगी ना दोस्त, बात तो सही है। सर बहुत बढ़िया समझाया आपने, लिखे कैसे राजा बाबू, यहां देखिए कैसे लिखना है, एक बार पढ़ लीजिए, जो मैंने बोला वही लिखा होगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि अच्छा ये बात, हाँ सही तो बोले सर आप, बस इसको अपने वर्ड्स में ट्रांसफर कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक, मैं आपको लग रहा होगा आज सर स्क्रीन छोड़ के हट जा रहे हैं, क्योंकि कुछ प्यारे बच्चों ने मेरे को बताया, कमेंट किया कि सर आप किनारे ही रह जाते हैं और कुछ चीजें हम पढ़ नहीं पाते, तो इसलिए मेरे लाल देखो आप नोटिस करो, मैं घूम जा रहा हूं, हट जा रहा हूं, आप प्लीज एकदम ध्यान से देख लो। ठीक, कुछ तुम्हारा नुकसान ना हो दोस्त, है ना, और ना हो दोस्त मतलब का मैं हूं तो मेरे रहते तुम्हारा नुकसान कैसे हो सकता है एड़ा समझाए क्या। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल कह रहा है इन द प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेज स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। अरे भैया ये तो है डिवाई हकल ऑनसेंगर इक्वेशन से रिलेटेड ग्राफ। कह रहे ग्राफ बन गया, इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी क्या होंगे। सर अभी तो आपने समझाया, ऐसा है मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ऐसे आया तो ये वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये तो सिंपल है सर। आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। चलो हो गया प्रेडिक्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, प्रेडिक्ट कर दिया, इसमें क्या बचा है, ये तो बहुत आसान था, मजा आ गया ना। अरे कह रहा व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज मर्करी सेल। मर्करी सेल किस टाइप की बैटरी है, अपनी बैटरी के लिए अपडेट करो। मर्करी सेल प्राइमरी बैटरी है, नॉन रिचार्जेबल है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, जो रिचार्ज ना हो, एक बार खत्म हो गए तो फेंकना पड़ेगा, दूसरा लाना पड़ेगा, वो होते हैं प्राइमरी। और जो रिचार्ज हो रहे हो, खत्म हो गए फिर रिचार्ज कर दिया, मोबाइल वाली है ना, टॉर्च वाली, घर वाली, ये सब क्या है सेकेंडरी, जो बार बार रिचार्ज हो सकती हैं। तो कह रहा है जो विच टाइप ऑफ बैटरी इज मर्करी सेल, तो प्राइमरी बैटरी है। कह रहा वाई इज इट मोर एडवांटेज देन ड्राई। देखो जो प्राइमरी बैटरीज है वो क्या होती है, उनका जो लाइफ टाइम जो ईएमएफ है ना वो यूनिफॉर्म रहता है, ऐसा नहीं कम ज्यादा नहीं होने वाला, लाइफ टाइम यूनिफॉर्म चल रहा है, इसी वजह से वो उनका एडवांटेज की कैटेगरी में आता है। कैसे लिखें, कैसे कांस्टेंट कैसे रहेगा ईएमएफ, तो देख लीजिए। कह रहा है मर्करी सेल प्राइमरी बैटरी है और इसका एडवांटेज ये है कि इनकी लॉन्ग लाइफ होती थोड़ी सी, और स्टेबल होता है वोल्टेज, मतलब ना कांस्टेंट, मतलब स्टेबल वोल्टेज है, लॉन्ग लाइफ है। ठीक, इस वजह से ये इनका एडवांटेज है। और भैया क्या है, प्राइमरी है मतलब नॉन रिचार्जेबल। मर्करी सेल पता है कौन सा लगता है, घड़ी मुझे लगता है, पटन सेल। ठीक है, अगला कह रहा है एक वोल्टेइक सेल है 25 डिग्री सेल्सियस पे, भाई साहब सेल रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, एल्यूमिनियम का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है और निकल का क्या हो रहा है, रिडक्शन। देखो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब तुम समझ गए, टोटल हमें 6 करना है। तो Al के पहले मल्टीप्लाई होगा 2 का, यहाँ भी होगा ऑब्वियसली बैलेंस करने के लिए, और निकल वाले के पहले किसका होगा, 3 का। ठीक है, अब कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स when the cell generate an electric current and determine the cell potential। भाई साहब कह रहा है इनके लिए इक्वेशन लिखे और इनका सेल पोटेंशियल मतलब ई सेल निकालिए। तो देख फॉर्मूला प्यारे बच्चों तुम्हें पता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल। ठीक, उठा लो, देखो मैं बता रहा हूं, -0.0591 अपॉन एन। अभी सर ने बोला एक 3 है और एक 2 है, तो 6 log
ऑक्सीडेशन वाले का कॉन्सेंट्रेशन मतलब Al वाले का कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.001, और लेकिन उसके पहले कौन सा नंबर लिखा है 2, तो स्क्वायर दोस्त ध्यान से सुनो, मैंने बोला ना जो कोफिशिएंट होते हैं वो पावर में जाते हैं। और नीचे रिडक्शन मतलब निकल वाले भैया जी को पकड़ना है, निकल वाले भैया जी का कॉन्सेंट्रेशन है 0.50, लेकिन इसके पहले फेंक के मारा गया 3, तो ये हो गया क्यूब। सर ये बढ़िया है, निकाल लेंगे, ये भी सॉल्व हो जाएगा। ई नॉट ऑफ द सेल क्या होता है सर, तो ई नॉट ऑफ द सेल दोस्त कैसे निकालते हैं, ई नॉट ऑफ द कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ द एनोड। अब ध्यान से देखिए, जो पहले लिखा होता है वो ऑक्सीडेशन मतलब एनोड एल्यूमिनियम है, और जो बाद में लिखा होता है वो होता है रिडक्शन मतलब कैथोड क्या है निकिल। और दोनों का डाटा आपके सामने है, निकिल का डाटा भी दिया हुआ है, एल्यूमिनियम का डाटा भी दिया हुआ है। उठाइए विद देयर साइन सॉल्व करिए, जो आएगा वो ई नॉट सेल उठा के इसमें रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सही है, सही है, सॉल्व कर लेंगे आप, सॉल्व कर लीजिए, आप चेक करिए आपका आंसर क्या आया। मैं क्योंकि मैं स्क्रॉल करूंगा तो मैंने अब ऑब्वियसली एमसीक्यूज नहीं है, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट वाले उसमें थे, तो मैंने आंसर भी इसके रखे हैं आपके लिए। पहले मैंने समझा दिया, आप सॉल्व कर लो बहुत प्यारे बच्चे की तरह, फिर लास्ट में आप नीचे देख लेना कि आंसर क्या आया या कैसे सॉल्व किया गया है। देखो मैं बार बार कहता हूं, जब मैं बताता हूं जो वो तरीके थोड़े अच्छे वाले होते हैं। किताबों में तो अजीब सा 2-2 पेजेस के कुछ पता नहीं क्या लिख के बैठे रहते हैं, उसमें तुम डर जाते हो, इसलिए मैं उसको फेवर भी नहीं करता हूं। हाँ, मैं लास्ट में एक बार तुम्हारे सामने रख देता हूं कि तुम देख तो लो वैल्यूज क्या क्या है, ऐसा अगर कुछ गड़बड़ हो इस वजह से बस आप इससे सॉल्व कर लीजिए, गारंटीड आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर वो वाला पेज भी देखना है, तो आप प्लीज सॉल्व करने के बाद देख लीजिएगा। देखिए आपको दिख गया, ई सेल निकाला पहले उन्होंने, ई नॉट ऑफ द सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड से उठा के इसको फॉर्मूले में रख दिया, इसकी जगह 6 log इसको सॉल्व कर लिया, बस इतने तो करना है। और लॉग एंटी लॉग कैसे लेना है आपको आपने सीखा होगा, नहीं सीखा है तो प्लीज कमेंट में बॉक्स में भर दीजिए। अगर 20 कमेंट आ गया कि सर लॉग एंटी लॉग का वीडियो बना दो, पक्का बना दूंगा, तुम्हारी कसम। अरे झूठ नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, कह रहा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद इतना मोल पर लीटर। देखो डाटा, देखो डाटा डाटा डाटा, कह रहा रेजिस्टेंस मतलब आर मोल पर लीटर दे रहा है, मतलब ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर। केसीएल सोल्यूशन, रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है, आर की वैल्यू दिया है 100 ओम। ध्यान से सुनना मेरे लाल, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद इतना मोल पर लीटर, ये पहली कंडीशन मान लो। कह रहा वही सेम सेल है, मतलब सेम सेल है मतलब सेल कांस्टेंट बराबर हो गया, L/A की वैल्यू जो इसके लिए आएगी वही इसके लिए आएगी, सेम होगा। फिल्ड विद, अब कह रहा उसमें कॉन्सेंट्रेशन हमने कितना रख दिया है 0.02, और अब कह रहा जो उसका रेजिस्टेंस आया वो कितना आया 520 ओम आ गया, ठीक है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, दो बातें आपसे पूछ रहा है, एक तो कह रहा कंडक्टिविटी मतलब कप्पा बताइए, और दूसरा कह रहा मोलर कंडक्टिविटी मतलब लेमडा एम बताइए, किसका ऑफ 0.02 मोल पर लीटर केसीएल का, मतलब इस वाले डाटा में के लिए आपको कप्पा भी चाहिए और लेमडा एम भी चाहिए। कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ इतना एम सोल्यूशन इज दिस। देखिए इन्होंने हिंट के लिए आपके लिए क्या दे दिया है कि जो पहला वाला सोल्यूशन है उसकी इन्होंने कप्पा की वैल्यू दे दी है, उसकी कप्पा की वैल्यू कितनी है 1.29 इंटू 10 के पावर -2। अब मेरे लाल ध्यान से सुनो, तुमसे कह रहा इसका कप्पा चाहिए, तो इसके कप्पा के लिए या लेमडा एम के लिए आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, देखो लेमडा एम के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, मोलरिटी गिवन है, कप्पा अगर मिल जाए तो लेमडा एम निकल जाएगा। और कप्पा कहां से नहीं मिलेगा, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कंडक्टेंस मतलब G इक्वल टू कप्पा इंटू A/L, और A/L मैं यहां से निकाल सकता हूं क्योंकि यहां तो मेरे को सारा डाटा दिया हुआ है, यहां आपको कप्पा भी दिया हुआ है। G किसके इक्वल होता है 1/R, तो इसके लिए यही सेम फॉर्मूला लिखना 1/R इक्वल टू कप्पा इंटू A/L। अब देखो दोस्त, तुमको इसके लिए R की वैल्यू पता है, इसके लिए कप्पा की वैल्यू पता है, तो A/L निकल जाएगा। अब सेल कांस्टेंट दोनों के लिए सिमिलर ही होने वाला है, तो आप यही A/L उठा के यहां रख देना, तो A/L और G की जगह यहां भी रख देना 1/R, तो यहां का कप्पा निकल जाएगा, और कप्पा निकल गया दोस्त, तो पहला सवाल का जवाब मिल गया कप्पा, और ये कप्पा उठा के यहां रख देना तो लेमडा एम निकल गया। एक बार ध्यान से देख लो मैंने क्या बोला, दो सेल हैं सेम सेल में भरे हुए हैं, मतलब दोनों का सेल कांस्टेंट तो सिमिलर है, तो पहले वाले डाटा से आप निकालो L/A या A/L की वैल्यू, सिंपल सी बात निकल जाएगा। क्योंकि आप देखो ना आपके सामने फॉर्मूला लिखा है 1/R इक्वल टू कप्पा इंटू A/L, आप A/L निकाल सकते हो अगर आपको कप्पा भी पता हो और R भी, तो क्वेश्चन में देखो R भी दिया हुआ है कप्पा भी दिया हुआ है, निकल गया A/L। अब यही A/L उठा के यहां रख दो क्योंकि सेल कांस्टेंट सिमिलर है,
तो A बाई एल पता चल गया, G होता है 1/r, R की वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको क्या मिल गया? कप्पा। तो पहले सवाल का जवाब तो मिल गया कि आपसे पूछा था कप्पा क्या होगा, और दूसरा आपसे कह रहा मोलर कंडक्टिविटी, वो किसके इक्वल होती है? कप्पा इंटू 1000/m। तो कप्पा जब मिल गया तो इंटू 1000 करो, और m मतलब कॉन्सेंट्रेशन, फेंक के मारो, आंसर आ गया दोनों का। सॉल्व कर लो, फिर देखना यहां पे कैसे सॉल्व हुआ है। यहां पे जब मैं बोलता हूं तो सिर्फ आंसर के लिए बोलता हूं कि आंसर क्या होगा, वरना तुम लगाओगे तुम्हें लगेगा सही है, क्या पता थोड़ी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एरर हो गई हो। तो सवाल सिर्फ इतना है कि आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे इनके आंसर कितने आए हैं। जैसे इनका जो कंडक्टिविटी आया है वो कितना आया, ये आपको बस ये चेक करना है। इनका आंसर जो मोलर कंडक्टिविटी वाला आया है वो ये आया, आपको बस ये दोनों चेक करना है कि आपके आंसर से मैच किया कि नहीं। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं। फिर से सवाल है भाई साहब, कह रहा है Ni से Ni+2, Ag+ से Ag भाई साहब बने हुए हैं। कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या होगा। Kc की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन मार्क। कह रहा है हाउ मच मैक्सिमम वर्क डन भी पूछ रहा है, मतलब मैक्सिमम वर्क डन मतलब W मैक्स का फॉर्मूला जो है वही होता है जो गिब्स एनर्जी का होता है, -NF E0 ऑफ द सेल। निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। और केसी वाला फॉर्मूला के लिए मैंने क्या बोला था, अभी थोड़ी देर पहले केसी निकालना आपको सिखाया था, याद करो क्या फॉर्मूला बताया था। तो मैंने बोला था E0 ऑफ द सेल किसके इक्वल था, 0.059/n और log केसी के इक्वल। तो अगर आपको पहले वाले सवाल में बोल रहा है केसी निकालो, तो इसका मतलब वो तभी निकलेगा जब आपको क्या पता चल जाए, E0 ऑफ द सेल। और E0 ऑफ द सेल किसके इक्वल होता है दोस्त, E कैथोड माइनस E एनोड। एनोड कौन है, निकिल, कैथोड कौन है, सिल्वर। दोनों की वैल्यू नीचे गिवन है, मुबारक हो, E0 ऑफ द सेल मिल गया, E कैथोड माइनस E एनोड से। उठाओ यहां रख दो, केसी निकल गया। फिर से लॉग केसी इक्वल टू कुछ आएगा, उसका एंटी लॉग कैसे लेना थोड़ी देर पहले याद करो, पहले या दूसरे क्वेश्चन में मैंने यह बात आपको बताई थी, तो आप निपटा लेना। तो आपको क्या मिल जाएगा, केसी। और फिर कह रहा है कि आपको डब्ल्यू मैक्स भी निकालना है, तो NF E0 ऑफ द सेल। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां देखो 2 है, 2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, बैलेंस करने के लिए यहां 2 लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना बस। ठीक, तो 2, एन की वैल्यू 2 आ गई। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96500। और E0 ऑफ द सेल अभी थोड़ी देर पहले आप निकाल ही लोगे, तो ये भी निकल जाएगा दोस्त, और ये भी निकल जाएगा। ठीक, अरे यही देखो मैं क्यों बोलता हूं बार बार, डाटा लिखो, फिर जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखो, बस हो गया सवाल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने नोटिस किया है एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन एरर होता है, सिर्फ कैलकुलेशन एरर होता है, सिर्फ कैलकुलेशन एरर। बस शांत दिमाग रखना है और शांति से काम करना है। देखिए गलती खत्म होगी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ठीक, तो आप प्लीज निपटा लेंगे एक एक काम। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं इसलिए, स्लाइड कर रहा हूं इसलिए कि आप अपने आंसर क्रॉस चेक कर लें। तो देखिए कह रहा है E0 ऑफ द सेल, ई कैथोड ई एनोड करके निकालेंगे तो ये आएगा, है ना। मैं थोड़ा सा हल्का सा पेन बदल लेता हूं। ठीक, फिर लॉग केसी इक्वल टू दिस, तो केसी इक्वल टू क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ दैट। तब एंटी लॉग ऑफ दैट लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले तरीका बताया था कि क्या आंसर आपका आएगा, तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, ठीक, तो आप निकाल लेना, नहीं तो फिर मैं हूं ना मेरे लाल, कहीं तक टेंशन ले रहे हो। और डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला यही था, E0 आप पहले निकाल चुके, उठा के रख देना। मतलब सिंपल सा है, जो मैंने बोला चुपचाप शांति से करो, आपका काम बन जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको लॉग एंटी लॉग सीखने का वीडियो चाहिए, प्लीज, मैं सिर्फ 20 कमेंट चाहिए मेरे को, 20 कमेंट अगर आ गया कि सर लॉग एंटी लॉग प्लीज बता दो, ये आप धड़ाधड़ बता देते हो, ये कैसे निकालते हैं भाई साहब, 20 सेकंड 30 सेकंड का खेल है बस। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा बेहतरीन आपके लिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कैलकुलेट करिए डेल्टा G0 एंड लॉग केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। G0 का फॉर्मूला अभी पढ़ा, -NF E0 ऑफ द सेल। केसी का फॉर्मूला अभी पढ़ा, दोनों निकालना है। सेल आपको यहां पे दी हुई है कि C2+2 Zn गिव्स Zn+2 और CD, मतलब जिंक वाले भैया का हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड, और कॉपर वाले भैया का हो रहा है रिडक्शन, मतलब कैथोड। E0 दोनों की वैल्यू दी हुई है दोस्त, तो फिर कहानी आसान हो गई भाई। E0 कैडमियम का और इनका दिया है, तो कैथोड एनोड तो मैंने बता ही दिया। तो यहां से पहले आप निकाल लीजिए E0 ऑफ द सेल, और जैसे E0 ऑफ द सेल निकल गया तो अभी आपने नोटिस किया लॉग केसी भी निकल गया, और E0 ऑफ द सेल निकल गया तो डेल्टा G0 भी निकल गया, -NF E0 ऑफ द सेल। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, पूछता है सवाल G0 और इक्विलिब्रियम, इसलिए मैंने 2 सवाल रखे थे आपके लिए PYQs के। ठीक है, तो आप प्लीज इसको एक बार निपटा लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे, पक्का आंसर आना ही आना है, सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक, डेल्टा G0 और लॉग केसी की वैल्यू देखो इतना दी हुई है
है ना। चलो अच्छा सिखाऊं, देखो कह रहा लॉग केसी की वैल्यू अगर 12.20 है तो सिर्फ केसी क्या होगा, केसी होगा एंटी लॉग ऑफ 12.20। डेसिमल के पहले जो हो वो चला जाता है 10 के पावर में, और 0.20 किसकी वैल्यू है, log 2 की वैल्यू 0.30 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो बीच में कहीं आएंगे तो कितना आएगा 15, मतलब 1.5 से थोड़ा ज्यादा है, तो मैं लिख देता हूँ 1.7 या 1.8 आपका आंसर आ जाएगा। हो ये देखो ऐसे निकालते हैं एंटी लॉग, कितना आसान है, ठीक। और डेल्टा जी सेम आपके सामने फॉर्मूला है, आप निपटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया है ना, अभी तो सीखा, निकल जाएगा भाई, मैं हूं तो काहे टेंशन ले रहे हो तुम, बस जो मैं बोल रहा हूं चुपचाप वो कैलकुलेशन करते चले जाओ, बस काम तुम्हारा बन जाएगा पक्का। ठीक ठीक, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा प्लीज यहां से। क्वेश्चन नंबर 10 फट से डाटा लिखते हैं। कह रहा रेजिस्टेंस ऑफ इतना एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस इज एट, रेजिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस सोल्यूशन, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है भैया, वॉल्यूम है आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ, फिर से मोलरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दिया है 0.025 मोलर, इज 520 ओम, आर की वैल्यू भी दे दिया है 520। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लेमडा एम निकालने की बात हो रही है, इफ द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज दिस, मतलब लेमडा एम बताना है, क्वेश्चन मार्क, कह रहा है जो सेल कांस्टेंट एल अपॉन ए है वो कितना है 153.7। तो दोस्त तुम्हें चाहिए क्या लेमडा एम के लिए, लेमडा एम के लिए चाहिए कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, यही तो, और कप्पा मिल जाए तो काम बन जाए। और कप्पा के लिए फॉर्मूला क्या है, तो सर कप्पा वाला फॉर्मूला है 1 अपॉन आर इक्वल टू कप्पा इंटू ए अपॉन एल, यही तो, एल अपॉन ए की वैल्यू ये, आप उसको उल्टा करके एल अपॉन ए के फॉर्म में भी रख लीजिएगा 1 अपॉन करके, आपकी मर्जी, मतलब आपको आर पता चल जाए तो कप्पा निकल जाएगा, यही तो मेन बात है, आर तो दिया है कप्पा निकल गया, और उसके बाद क्या दिया है कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो फिर लेमडा एम निकल गया। आप दोनों आंसर क्रॉस चेक कर लीजिए, सिंपल सी बात है। ठीक, अब इतने वीडियोस टाइम के बाद अब ये सवाल कहां प्रॉब्लम देंगे, तो आप निपटा लीजिएगा, अपने आंसर यहां से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक, ये आपकी वैल्यू किसकी, कप्पा की, और फिर वही कप्पा उठा के रख दिया, तो ये आपकी वैल्यू लेमडा एम की। कप्पा के लिए देखो इन्होंने क्या किया है, देखो वही सेम काम किया है, जी इंटू 1 अपॉन आर जी नॉट सेल कॉन्स्टेंट, यही सब मल्टीप्लाई कर दिया रख दिया, सिंपल सा बात है। ठीक है ना, डन, निकाल देंगे आप, कोई समस्या नहीं। ठीक है सर, अब आया है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है व्हेन अ सर्टेन कंडक्टेंस सेल वाज फिल्ड विद, फिर से देखो अगर इतना भरा जाए कॉन्सेंट्रेशन, तब कह रहा है उसका रेजिस्टेंस होता है इतना, फिर से सेम सेल है, ध्यान रखना सेम सेल है, फिल्ड विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस, है ना, ऑफ अननोन इलेक्ट्रोलाइट, अब कह रहा रेजिस्टेंस हो गया इतना। याद आ रहा है आपको, सर ऐसा ही सवाल एक लगाए हुए हैं, देखो रिपीटेड है पीवाईक्यूज में। ठीक, अब कह रहा कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट दिस कॉन्सेंट्रेशन। भाई साहब एकदम सिंपल सी बात है, पहले वाले डाटा से आपको क्या निकालना है, एल अपॉन ए, क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस 0.1 वाले का आपको दिया हुआ है इतना, तो यहां से आप निकाल लेना एल अपॉन ए या ए अपॉन एल जो भी हो, और फिर दूसरे वाले डाटा में रख देना जिसमें क्या रखा हुआ था 0.52 अननोन वाले का पूछा, उसमें उठा के रख देना भाई साहब, तुम्हारा कंडक्टेंस निकल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ऐसा सेम सवाल पीछे कॉपी पेस्ट है, याद आया आपको, 2 सेल लिया था मैंने, अलग अलग लिखा था, एकदम सेम वही वाला क्वेश्चन है, बट डाटा अलग अलग हो गए हैं, तो रिपीटेड है दोस्त, आप इसको, और तो अब इंपॉर्टेंट हो गया कि वो सीख गए, तो अगर ये नहीं लगना ही लगना चाहिए, गलत तो होने का सवाल ही नहीं उठता, तो आप प्लीज इसको निपटा लेंगे। आंसर रेफरेंस के लिए आप यहां से देख लेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या, किसके बारे में बात करनी है, सेल कांस्टेंट, ये निकल गया, अब वही सेल कांस्टेंट उन्होंने उठा के अगले वाले फॉर्मूले में रख दिया, तो फिर अपना काम बन गया, कप्पा निकल गया, कप्पा से इन्होंने लेमडा एम निकाल दिया। सेम कहानी है दोस्त, सेम कहानी है, बस आपको एकदम शांत बच्चे की तरह जो मैंने बोला वो निपटाते चले जाना है। रिपीटेड आप चाहे तो पीछे जाके एक बार देख सकते हैं कि कैसे हमने लगाया है, वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि हम निपटा लेंगे। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। क्या कहता है, कह रहा है 3 इलेक्ट्रोलाइट सेल्स हैं ए बी एंड सी कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ, देखो ध्यान से सुनो, कह रहा है 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है मेरे लाल, जो बोल रहा है आपको हर बार की तरह मैं बोलता हूं, जो बोलता है उसको लिखना शुरू कर दो। कह रहा है 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, एक में क्या रखा हुआ है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को पढ़ो, एक में कह रहा है रखा हुआ है ZnSO4, एक भैया क्या रखे हैं जिंक का सल्फेट, दूसरे में रखा गया है सिल्वर का नाइट्रेट AgNO3, और तीसरे में रखा गया दोस्त CuSO4 कॉपर का सल्फेट। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज, और करंट कितना, ये तीनों आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं मेरे भाई, है ना, 2-2 इलेक्ट्रोड सब में लगे हुए हैं, ये सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं भाई। ओके, फिर क्या कह रहा है,
स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास्ड। कह रहा कितना करंट भेजा जा रहा है हर बार, 1.5 एम्पियर भेजा जा रहा है सब में, ठीक है, अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। कह रहा है AgNO3 के केस में कह रहा है प्यारे बच्चे 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गया है एट द कैथोड। ऑब्वियसली मेटल डिपॉजिट होते हैं एट द कैथोड, ठीक। कह रहा हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो ऑन व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर ऑब्टेन्ड। कह रहा भाई साहब जब इतना हुआ कार्यक्रम, इतना करंट हमने फ्लो कराया तो इतना ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ। अब दो बातें आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइम तक ये करंट को फ्लो कराया गया, और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि अगर यही करंट बाकी दोनों सेल में भी जाएंगे, बिकॉज सीरीज में कनेक्टेड है तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाकी दोनों में भी जाएगा। तो कह रहा है कॉपर और जिंक कितना डिस्चार्ज होगा। अब दोस्त तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे लगे? दो कौड़ी क्वेश्चन है दोस्त, एकदम मेन बात पे आते हैं। कैसे सवाल ऐसे लगते बताऊं आपको? तीनों सीरीज में है ना, बस ऐसे फॉर्मूला लिख लेना। क्या कह रहा W पहला क्या है ZnSO4, अच्छा चलो Zn से लिखता हूं। पहले लिख देना W ZnSO4, नीचे लिख देना E ऑफ Zn। फिर ये किसके इक्वल होगा? दूसरा सीरीज में कनेक्ट है, फिर लिख देना W ऑफ सिल्वर, है ना, सिल्वर आयन के मास के बारे में बात हो रही है, और इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर आयन। और तीसरा किससे रिलेट कर देना? तीसरा किसके बारे में बात हो रही है प्यारे बच्चे? एक सेकंड माहौल बना दे तुम्हारे लिए। तीसरा कह रहा है किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कॉपर वाले के बारे में, तो यहां लिखना W ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है, और यहां इक्विवेलेंट ऑफ CuSO4। बस तीनों सेल हैं, तीनों के लिए मैंने डाटा लिख दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कितना सवाल आपके लिए आसान होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। चलो देखो, कह रहा है कि हमें बात कह रहा है किसके रिलेट कर रहा है? कह रहा है आई हमने दिया हुआ है और सिल्वर नाइट्रेट डिपॉजिट हो रहा है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने वाला हूं, इस वाली लाइन से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। AgNO3 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखो, तो ये किस में टूटेगा? तो आप बोलोगे सर ये टूट जाएगा Ag प्लस और NO3 माइनस में, है ना। आपको जो मेटल आयन मिला वो क्या मिला? Ag प्लस। और अब बताओ अगर Ag प्लस कैथोड पे जाके Ag बनेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का लोचा? अरे सर साफ साफ दिख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का लोचा। और अब यहीं से जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उसको अच्छे से पकड़ लेना। हर बार जिस भी मेटल, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात हो रही है, पहले उसको ये चेक कर लो कि उसको डिपॉजिट होने में कैथोड पे कितने इलेक्ट्रॉन का लोचा होगा। बड़ा सिंपल, आप देखते ही पहचान जाते हो। जैसे CuSO4 में Cu कौन से स्टेट में है? +2, कितने इलेक्ट्रॉन का लोचा होगा? 2। ZnSO4 में Zn कौन से स्टेट में है? +2, कितने इलेक्ट्रॉन का लोचा होगा? 2। AgNO3 में Ag कौन से स्टेट में है? +1, कितने इलेक्ट्रॉन का लोचा होगा? 1। देखा कितना बेसिक सी बात है। तो अब गेम समझो, कहता है 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो कहता है कि अगर Ag देखो कितना डिपॉजिट हुआ? 1 मोल, और कोई 1 मोल हो तो उसका मास कितना होता है? 108। 108 कोई नहीं, मतलब सिल्वर के बारे में बात कर रहा हूं। तो कह रहा है जब ये 108 ग्राम प्यारे बच्चों डिपॉजिट हुआ तब हमें कितना चार्ज लगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे के बराबर, मतलब 96500 कूलम लगा। ये बिना क्वेश्चन के डाटा के ही कि हमें पता चल गया सिल्वर के बारे में बात हो रही है, सिल्वर नाइट्रेट में। हमने ये डाटा पहले ही लिख लिया। क्या कि सर 96500 कूलम लगेगा तब जाके वो 108 ग्राम डिपॉजिट होगा। अभी तक मुझे क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, बस हमने ये देख लिया कि सिल्वर नाइट्रेट के बारे में बात हो रही है। तो फट से सबसे पहला काम यही लिखना है। अब वैसे कॉपर के केस में कितना लगता है? 2 फैराडे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे थे। ZnSO4 में जिंक को डिपॉजिट होने में कितना लगता है? 2 फैराडे, तब जाके वो 1 मोल डिपॉजिट होगा। और कोई 1 मोल डिपॉजिट होगा मतलब कितना ग्राम प्यारे बच्चे? अपने मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल डिपॉजिट होगा। डन है। तो अब देखो कितना आसान हो गया। कह रहा है 108 ग्राम डिपॉजिट होता है तब कूलम कितना चार्ज लगता है? 96500। और अब कह रहा है कितना डिपॉजिट होना है? कह रहा है 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ है बस। तो यहां लिखना है 1.45 ग्राम। तो फिर यहां हमें निकाल लेना है Q क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो प्यारे बच्चों, यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी, और जो भी वैल्यू आएगी Q की, और Q किसके इक्वल होता है? I इंटू T के इक्वल। I क्वेश्चन में दिया हुआ है, T निकल नहीं जाएगा। लो पहला काम तो हो गया तुम्हारा। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो? कितना आसान काम है। क्या सीखा आपने, उस पर फोकस करते हैं कि जैसे ही आपको पता चले कि इलेक्ट्रोलाइट मेरा ये है, फटाक से उसमें से निकाल लो मेटल आयन, और पहले सबसे पहला काम यही है चेक कर लो कितने इलेक्ट्रॉन का लोचा होने वाला है। बस जितने इलेक्ट्रॉन मतलब उतना फैराडे लगेगा तब जाके वो 1 मोल डिपॉजिट होगा। ये तुरंत अपने आप लिख लो पहले, तुरंत
फिर हर बार इन दोनों में से एक डाटा तुम्हें दिया ही दिया होगा, जैसे अभी दिया था कि इतना ग्राम डिपॉजिट करना है तो बताओ कितना चार्ज लगेगा। इस बार इन्होंने चार्ज ना पूछ के क्या पूछ लिया, टाइम। क्यों, तो Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी। आई इन्होंने दिया था, टी आप निकाल लेना। अब आपको क्या आइडिया लग गया, अब आपको क्या आइडिया लग गया कि भैया जी कितने डिपॉजिट हो रहे हैं और कितना कूलम चार्ज लग गया, इतना क्लियर हो गया। अब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सब में पास हो रही है, तो हमें पता ही है। तो बस अब आ जाते हैं डाटा में, हम किसको किसको कंपेयर कर देंगे। कह रहा है जिंक कितना डिपॉजिट होगा, तो फट से ये फॉर्मूला लगा लो। देखो एजी के बारे में हमें पता चल गया, एजी का वेट कितना डिपॉजिट हुआ 1.4 ग्राम। एजी का इक्विवेलेंट वेट, ई क्या, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है सर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। सिल्वर की वैलेंसी अभी आपने नोटिस किया +1 है, तो मतलब मैं डाटा लिख रहा हूं। देखो एक काम तुम कर लोगे, यहां से ये काम कर लोगे, मतलब करोगे। अभी पॉज करो, करके देख लो पहले कितना आ रहा है, बाद में आंसर भी तो मैच करना है मेरे लाल। अब सिल्वर के बारे में बात हो गई और हमसे पूछ रहा है बताओ जिंक और कॉपर कितना हो, तो दो को कैसे करते हैं। चलो मैं कोई एक कंपेयर कर देता हूं, दूसरा तुम कर लोगे। सिल्वर के बारे में बात हो रही है, जिंक पूछ रहा है, इन दोनों को आपस में इक्वलाइज कर दो। डब्लू जिंक तुमसे पूछ रहा है, जिंक का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इक्विवेलेंट ऑफ जिंक लिखना है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो जिंक का मॉलिक्यूलर वेट मान लो मैं तुमसे कह रहा हूं 65, तो अपॉन वैलेंसी तो ये चला गया 2 इक्वल टू सिल्वर का वेट कितना डिपॉजिट हुआ है 1.45 ग्राम। सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट 108 अपॉन वैलेंसी कितना 1। इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, तो मैं लिखूंगा 108। अब तुम्हें नहीं दिख रहा कि सब तो पता है, क्या नहीं पता है, डब्ल्यू जिंक निकल गया। ऐसे ही सिल्वर और कॉपर को कंपेयर कर दो, कॉपर का मास निकल जाएगा। इतना बड़ा सा क्वेश्चन देखा, मैं इतना देर बोला, तुम्हें लग रहा होगा सर आपने इतनी मेहनत की। कहानी मेरे लाल लेकिन आसान है, पता है क्या हुआ, सिर्फ तुम्हें बस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो ये फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। ये सीख लो, ये फॉर्मूला हर सवाल ऐसे झम से लग जाएगा, है ना, कि डब्ल्यू जिंक अपॉन ई जिंक इक्वल टू डब्ल्यू एजी अपॉन ई एजी इक्वल टू डब्ल्यू कॉपर सल्फेट अपॉन ई कॉपर सल्फेट, बस खत्म। मास इक्विवेलेंट वेट, मास इक्विवेलेंट, जितने कनेक्ट हो सबको बराबर करो, काम बन गया। और दूसरा डाटा आपने क्या सीखा कि किसी भी सॉल्ट से मेटल को देख लो कौन से स्टेट में है, बस उतना मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा, मतलब उतना फैराडे। तो एक जनरल डाटा आ गया, फिर दोनों में से एक तुमसे पूछेगा ही पूछेगा। तो आप प्लीज सॉल्व कर लो, सबके आंसर यही निकाल लो, फिर मैं स्लाइड कर रहा हूं, आप जाके आंसर क्रॉस चेक करना, ठीक, कि कितना कितना लगेगा। तो आपको सारे आंसर इस पेज पे मिल जाएंगे। मैं पता है मैं आपको ये क्यों नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि इसको देख के कोई बच्चा नहीं सीख सकता, ये हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अजीब से लिखे होते हैं। इसलिए मैंने बोला ना, ये मैं आपके रेफरेंस के लिए रखता हूं कि आप देख लो, बस आंसर क्रॉस चेक करने के लिए। लगाना कैसे, जो मैंने बोला दैट इज द बेस्ट वे, चुपचाप ऐसे लगाइए, सीख जाएंगे। ये भाई साहब तो आंसर चेक करने के लिए बस रखता हूं मैं आपको, कि इसमें कंफ्यूज ना हो कि सर आपने बोल तो दिया बट मेरा आंसर कितना है मुझे पता ही नहीं चला, तो ये इतना आपको ना करना पड़े बस। ठीक है, मैं बढ़ जाऊं आगे, दोस्त मैं आगे बढ़ जाऊं। चलो सर अगला सवाल कह रहा है कैलकुलेट द सेल ईएमएफ। अच्छा भैया, सेल ईएमएफ पूछ रहा है एंड डेल्टा जी नॉट भी पूछ रहा है, ई सेल पूछ रहा है और डेल्टा जी नॉट के बारे में भी बात हो रही है फॉर द सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भैया, कह रहा है जेडन के बारे में डाटा दिया हुआ है और इधर कैडमियम के बारे में भी डाटा दिया हुआ है। साफ साफ दिख रहा है कि जिंक का क्या हो रहा है दोस्त, ऑक्सीडेशन। कैडमियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ई नॉट वैल्यू जिंक की भी दिया है, ई नॉट वैल्यू कैडमियम की भी दिया हुआ है। अच्छा, अब तुम्हें निकालनी दो चीजें हैं। पहला कह रहा है सर निकालना है ई सेल। तो दोस्त जैसे ही गिवन डाटा आपके सामने है, जो पूछ रहा है फॉर्मूला लिख लेते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल 0.0591 अपॉन एन लॉग ऊपर जो ऑक्सीडेशन वाले भैया हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन। देखो यहां 2 इलेक्ट्रॉन का लोचा हो रहा है जेडन से जेडन +2 में, कैडमियम +2 से कैडमियम में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन का लोचा हो रहा है। मतलब कोई क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कुछ 2 1 कुछ लगा नहीं है, मतलब आराम से आप निश्चिंत रहें। ऊपर आप लिखने वाले हैं जेडन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और नीचे आप लिखने वाले हैं प्यारे बच्चे कैडमियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब आप मेरे को बताओ इसमें क्या नहीं पता है आपको। भाई अगर मेरे को ये निकालना है तो ये पता होना चाहिए ई नॉट ऑफ द सेल, और ई नॉट ऑफ द सेल किसके इक्वल होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब जिंक एनोड है, कॉपर कैडमियम क्या है, कैथोड है। दोनों की वैल्यू दी हुई है, देखो ये कैडमियम की वैल्यू दी है, ये जिंक की दी है। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड करके ई नॉट निकाल लो मेरे लाल। पीछे भी हम लोगों ने ऐसे कई सवालों पे बात किया है। 0.0591 एन क्या है, एन इसको देख के आपको पता चल रहा है 2 ही इलेक्ट्रॉन का खेल है।
लॉग जिंक का कॉन्सेंट्रेशन भी आपको पता है 0.0004 और कैडमियम का भी पता है 0.2। बस सिंपल कैलकुलेशन बची है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। मैं बार बार आपको भी पता है, मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि कैलकुलेट आप करो, क्योंकि तब आपको जेन्युइन समस्याएं दिखेंगी कि ये समस्या आ रही है सर, ये समस्या आ रही है सर, लॉग एंटी लॉग फंस रहा है। और मैं आपको देखो ये 5वीं बार इस वीडियो में बोलने जा रहा हूं, जहां तक मुझे लगता है कि अगर बहुत 20 बच्चों ने बोल दिया ना कि लॉग एंटी लॉग में समस्या तो आ रही है सर, प्लीज आप बताओ ट्रिक कैसे आप धड़ से निकाल देते हो विदाउट लॉग टेबल, विदाउट कैलकुलेटर। तो दोस्त अगली वीडियो तुरंत फेंक दूंगा, अगली लाइव क्लास के पहले रख दूंगा उसको, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, ये अपनी कहानी समझ में आ गई आपको। ई नॉट ऑफ द ई सेल निकल गया। दूसरा क्या पूछा है, कह रहा डेल्टा जी नॉट निकालना है। फॉर्मूला क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। तो दोस्त फिर से तुम्हें सब पता है, जी नॉट के लिए क्या चाहिए, एन अभी देखा आपने 2, एफ फैराडे कांस्टेंट कितनी वैल्यू 96500, ई नॉट ऑफ द सेल अभी आपने इसके ऊपर वाले सवाल में ये लगाया, निकाला होगा ना ई नॉट ऑफ द सेल। तो भाई साहब ई सेल भी पता है आपको, डेल्टा जी नॉट भी निकाल लिया, सिंपल सिंपल, ठीक। प्लीज यहीं पे पॉज करिए वीडियो, आंसर निकाल लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। तो फिर आपको यहां पे मिल जाएगा मौका क्रॉस चेक करने का कि आपका ई सेल कितना आया है और डेल्टा जी नॉट कितना आया। तो डेल्टा जी नॉट भाई साहब लिखा है 69.5, कितना लिखा हुआ है 69.5, और ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई है भाई साहब, सेल रिएक्शन दिया हुआ है, ओके ओके ओके। ई सेल की वैल्यू भैया जी नहीं निकाले हैं, ठीक है, तो आप निकाल के क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ही लगी है बस, ठीक। आगे बढ़ रहा हूं, अब देखो जो अभी पिछली बार समझाया था वही वाला यहां बेहतर यूज करने के लिए आपके पास मौका है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। मेरे लाल बहुत ध्यान से सीखना, बहुत मजेदार चीज सीखने जा रहे हो। कह रहा है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड। आपने बोला सर कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम किस स्टेट में है, +2, सही है। तो अब इसका मतलब यह है कि सर कैल्शियम +2 से अगर मेरे को कैल्शियम तक पहुंचना है तो कितने इलेक्ट्रॉन का लोचा होने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब सर आप कह रहे हैं 2 फैराडे मतलब 2 × 96500 कूलम लगेगा, तब जाके 1 मोल कैल्शियम डिपॉजिट होगा, मतलब 40 ग्राम डिपॉजिट होगा। बढ़िया, यही लिखना सिखाया था, इतना पहले ही कर लिया मैंने। अब मैं आऊंगा सवाल में कि कह रहा है मेरे को लेकिन 20 ग्राम ही डिपॉजिट करना है। तो अरे एकदम सिंपल नहीं हो गया भाई, 40 की जगह लिखो 20 ग्राम, यहां लिख दो x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये तो वैसे भी समझ में आ जाएगा बिना कैलकुलेट किए कि 40 में अगर इतना था तो उसका आधा हो गया, 20 में कितना होगा, ये अपना आधा हो जाएगा, मतलब सिर्फ आंसर कितना आएगा 96500। बस ये कैसे लगाएं वो मत सोचने की कोशिश करना, उधर जाना ही नहीं, वो रास्ता खराब है बाबूआ, वहां नहीं जाना है। सीखना तुमको मेरे तरीके से है, आंसर क्रॉस चेक करने के लिए जाना। देखो फिर कह रहा 40 ग्राम ऑफ Al फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। देखो फट से हमने दिमाग लगाया, Al2O3 में Al कौन से स्टेट में होगा सर, Al +3 स्टेट में होगा, और +3 स्टेट से Al बनेगा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लोचा, मतलब 3 × 96500 कूलम लगेगा, तब जाके 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। और एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट, सही है, लिख दिया, बढ़िया। फिर कितना पूछ रहा है, कह रहा है 40, तो इसकी जगह लिख दो भाई 40, इसकी जगह लिख दो x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x जो आएगा वही आपका आंसर है। कितना आसान है, बहुत आसान है दोस्त, आप खुद ही देख लो ना, नहीं लग रहा कि अरे अच्छा इतना ही करना है, बस आपको इतना ही करना है, कोई नए प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो इन्हीं को एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा आप। ऐसे ही सवाल आएंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, एकदम कंफर्म आने वाला है ऐसा ही सवाल, बस आप निपटा लेंगे। फिर वैसे ही एक सवाल और भी नीचे है, कह रहा हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, है ना। यहां पूछ रहा था इन टर्म्स ऑफ फैराडे, तो आपको आंसर फैराडे के टर्म में देना था। जैसे यहां लिखा था 3 फैराडे, तो आंसर फैराडे के टर्म में आता। मैंने कूलम के टर्म में निकाल दिया, आप फैराडे के टर्म में निकाल लेना, एक ही बात है, समझ गए होंगे। जैसे यहां आंसर आया सिर्फ 96500, मतलब कितना फैराडे, 1 फैराडे। समझ में आ रहा गेम। अब यहां कह रहा कूलम में बताइए, तो अब फैराडे की जगह 96500 रख लेना, इतना क्या टेंशन लेना। कह रहा 1 मोल ऑफ H2O O2। अब H2O से O2 जाने पे O पे कितना चार्ज आएगा, -2, खेल कितने इलेक्ट्रॉन का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो फिर वही गेम हो गया, 2 फैराडे लगेगा, तब जाके O2 मतलब 32 ग्राम डिपॉजिट होगा। कितना करना है, 1 ही मोल करना भी है, हाँ तो ठीक तो है, बढ़िया है ना। तो आप क्या डाटा लिखोगे, कह रहा है H2O है और उससे मुझे डिपॉजिट सिर्फ O2 ही करना है, H2O से O2 में जाना है। तो मेरे लाल 1 मोल H2O से O2 में जाना है, तो अगर 1 मोल H2O हो तो हमें O2 सिर्फ कितना मिलेगा, आधा मोल ही मिल पाएगा। भाई बैलेंस करने के अगर मैं मोड में आऊं, 1 ही मोल H2O लूं,
तो 1 मोल H2O में आपको साफ साफ नहीं दिख रहा कि ऑक्सीजन का एक ही एटम है, मतलब अगर ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में निकलेगा भी तो कितना, आधा निकल पाएगा, आधा मोल। तो कह रहा है कितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा 1 मोल H2O को O2 में चेंज करने के लिए। तो मेरे भाई 1 मोल H2O से हाफ मोल O2 ही निकलेगा। अब अपने डाटा में आप आ जाइए, कह रहा है O-2 से O होने पे कितने का खेल हो रहा है, O-2 से O2 होने पे कितने का खेल हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन का। आप खुद ही देखो, बैलेंस करूंगा तो 4 ही लिखूंगा ना भाई। O-2 से O2 लिखा तो 2 यहां लिखा तो 2 यहां लिखना पड़ेगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, तो 4 लूज करना पड़ेगा। 4 माइनस था, 4 लूज किया, 4 प्लस आ गया 0। तो 1 मोल जब ऑक्सीजन डिपॉजिट हो रहा है तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 4 फैराडे लग रहा है। तो अब कह रहा है सिर्फ आधा ही मोल करना है दोस्त, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी सर, 2 फैराडे के बराबर लगेगी। सही है, समझ में आती है बात। ऐसे ही फिर कह रहा है FeO से Fe2O3, FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, Fe2O3 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। कितने इलेक्ट्रॉन का खेल हो रहा है, 1 का। तो ठीक है ना, FeO से Fe2O3 जाने में कितने का लोचा हुआ, सिर्फ 1 फैराडे का लोचा हुआ। और 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम का लोचा हुआ, हो गया। यहां डाटा कूलम में पूछा था तो आपका काम बन गया। पहले वाले में लगा 2 × 96500 और दूसरे वाले में लगा 1 फैराडे मतलब 96500। ठीक, मैं कब से नॉन स्टॉप चला रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि अब आप सब क्वेश्चन समझ रहे होंगे। थोड़ी स्पीड अगर आपको लगे तो आप एक बार फिर से रिवर्स करके देख लेना, तब भी समझ में नहीं आई दोस्त। तो मैं हर बार बोलता हूं ना, डेसिमल में भी लोचा हो, कमेंट बॉक्स खुला है मेरे लाल, एकदम प्यार से कमेंट लिखो कि सर ये वाला सवाल एक बार और बता देते। एक बार क्या 3 बार बताएंगे, तुम एक बार कह के तो देखो प्यारे मेरे बच्चे। ठीक, तो ये भी सवाल ध्यान रखना, ऐसे सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। आंसर क्रॉस चेक कर लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है। कैल्शियम वाले में कितना लगा था, 1 फैराडे, एल्यूमिनियम वाले में लगा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो बता ही दिया था मैंने आपको, है ना। यहां कितना लगा, 2, देखो 2 फैराडे बोला था, और यहां पे कितना लगा था, सिर्फ 1 ही, तो 96। देखो इन्होंने क्या लिया है, 1 फैराडे को इन्होंने, हम लोग क्या करते हैं नियर अबाउट लेते हैं, 96500, इन्होंने लिया है 96487। एक्चुअल डाटा ये है, लेकिन हम हर बार एग्जाम में दिया होता है 96500। यहां इन्होंने लग रहा है कोई और ही डाटा आपको दिया था, फैराडे की जगह नहीं दिया ना, तो आप 96500 लेके करो, कोई टेंशन नहीं, एकदम बढ़िया, कोई समस्या नहीं दोस्त। ठीक, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट हिस्से की तरफ, केस बेस्ड क्वेश्चन। सर केस बेस्ड क्वेश्चन का आजकल भोकाल मचा हुआ है, सर ये भी बता दो। तो भाई देखो, पहले आप पढ़ लो, है ना, आप पॉज कर, मैं बढ़ जाऊंगा आगे, आप पॉज करके आराम से पढ़ लो। यहाँ पे कोरोजन के बारे में बात हो रही है, रस का फॉर्मूला बता रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैसे रोका जाए, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप प्लीज आराम से पढ़ लो इसको, है ना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मैं हट गया, उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, आप पॉज करके पढ़ लेंगे। ठीक, आगे भी पेज पे, यहाँ भी आप पढ़ लीजिए ध्यान से, क्या क्या बातें हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोरोजन पे डिपेंड, ये सब लिखा हुआ है। यहीं से क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाला है। ठीक, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, मैं डायरेक्ट आता हूं क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक, चलो शुरू करते हैं दोस्त। कह रहा हाउ डज रस्टिंग ऑफ आयरन पाइप कैन बी प्रिवेंटेड बाय ज्वाइनिंग इट विद अ पीस ऑफ मैग्नीशियम। कह रहा आयरन पाइप की रस्टिंग को रोकना है तो कह रहा मैग्नीशियम से ज्वाइन कर दीजिए, रुक जाएगा। क्यों, अब ध्यान से सुनो, आयरन का रस्ट हो रहा है मतलब आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर मैं आयरन की जगह पे कोई ऐसा मेटल रख दूं, यूज कर लूं जो जल्दी ऑक्सीडाइज होता हो आयरन से, तुरंत याद करिए, सर ने बताया तो था यार, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला लोचा। सीरीज में जैसे जैसे नीचे बढ़ो ईस्ट टू रिडक्शन होता है, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऊपर जैसे जैसे बढ़ो ईस्ट टू ऑक्सीडेशन होता है और बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ईस्ट टू ऑक्सीडेशन बढ़िया, आयरन से ऊपर जो भी मेटल एक्टिविटी सीरीज में उसका यूज कर लो, तो जब हवा आएगा तो पहले वो गले मिल लेगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयरन बच जाएगा। तो दोस्त हो तो गया तुम्हारे सवाल का जवाब। अब ढूंढ लो मैग्नीशियम कहाँ, आयरन से ऊपर है, बस बन गया काम, प्रोटेक्ट कर दे रहा है, क्योंकि वो खुद ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रोड जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू आयरन के कंपेयर में ज्यादा नेगेटिव है। बस यही आप लिख देना, आपका काम बन जाएगा। पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, जो मैंने बोला वही बात लिखी है, आप एक बार पढ़ लीजिए। बढ़िया, समझ में आई बात क्या है, मैं हट गया हूं, आप एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। ठीक, अब आते दूसरे सवाल की तरफ, है ना, केस बेस्ड। कह रहा भाई साहब डिफाइन कोरोजन, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, कोरोजन आपको पता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, आपके उसमें भी लिखा था केस बेस वाले में, Fe2O3.XH2O। एक्स क्यों, क्योंकि डिपेंड ना कि आपने आयरन को रखा कहां पे, अपने ऑब्जेक्ट्स को, तो दैट्स सही है, लिखा हुआ है, आप निपटा लीजिएगा यहां से, एक बार पढ़ के ध्यान से। ठीक ठीक, चलो आगे भी देखो, अगला सवाल कह रहा है विच टाइप ऑफ मेटल कैन बी यूज्ड इन कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ आयरन अगेंस्ट रस्टिंग। देखो फिर से वही वाली बात,
आयरन को रस्टिंग से बचाना है तो वो सारे यूज कर सकते हो जो आयरन से ऊपर आते हैं मेटल इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज में। कौन से आयरन से ऊपर कौन कौन आ रहा है सर? यूज तो मैग्नीशियम भी कर सकते हैं सर हम, यूज तो जिंक भी कर सकते हैं, यूज तो सर एल भी कर सकते हैं, ये सब ऊपर ही तो आते हैं। तो जब ऑक्सीजन आएगी तो पहले वो गले मिल लेंगे, भाई का नंबर बाद में आएगा, बच जाएगा। तो ये आंसर है। ज्ञान की बात मैंने पहले ही बता दी थी, आप यहां से क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक ठीक, पक्का मैं उधर से हट गया भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रस्टिंग। कह रहा है जब रस्टिंग होगा फाइनली, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी था, इसीलिए मैंने यही केस बेस उठाया था, क्योंकि बाकी तो मैंने बातें इस चैप्टर में की, रस्टिंग वाला हिस्सा बच गया, क्वेश्चन में कहीं आया ही नहीं, तो इसीलिए मैंने यही वाला केस बेस उठाया, क्योंकि मुझे लग भी रहा है इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखेगा। तो उन्होंने बोला रस्टिंग में कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, तो भाई देखो आपके पास आयरन तो होता ही होता है, ऑक्सीजन भी होता है, H+ एनवायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते ही करते हो, फिर वो जाके उधर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अपने हाइड्रोक्साइड में। तो देख लो Fe भी था, O2 भी था, H2O भी था, ये रिएक्शन है आपकी। एक बार प्लीज इसको अच्छे से देख लीजिए, ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये था क्या, केस बेस के क्वेश्चन। एक और भी है, कह रहा आउट ऑफ जिंक एंड टिन विच वन प्रोटेक्ट आयरन बेटर। कौन ज्यादा अच्छा प्रोटेक्ट करेगा, जिसका वैल्यू मतलब जो आपकी सीरीज में ज्यादा ऊपर होगा। आप सोचो आपके सीरीज में जिंक और टिन में ज्यादा ऊपर कौन है? जिंक। टिन नीचे आता है, जिंक ऊपर आता है। आपको लग रहा है सर मैंने तो मेरी जो सीरीज है उसमें तो टिन है ही नहीं, तो मेरे लाल एक बार बुक खोल ले, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लो, आपको पता चल जाएगा। जिंक ऊपर है, फिर आता है टिन, तब कहीं जाके आता है आयरन। तो ऑब्वियसली आपको आपका जवाब पता है, कौन बेटर होगा? जिंक ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है, जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, तो भाई साहब ये हो गई क्या कहानी, ये कहानी हो गई। अच्छा, सारे क्वेश्चंस मेरे लाल हो गए खत्म, है ना। यहां पे आपका कहानी खत्म हो गया है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या कहता है गेम। गेम कहता है कि सर आपने सब कुछ इस चैप्टर के करा दिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगते थे। क्या क्या करा दिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट लगते थे सर? हमने एमसीक्यूज कराए, वेरी इंपॉर्टेंट, केस बेस करा दिए, असर्शन रीजन करा दिए, वेरी शॉर्ट लॉन्ग सब मैंने करा दिया मेरे लाल। और मुझे लगते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट भी हैं, प्रोबेबल भी थे, बढ़िया वाले भी थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो में मजा आया होगा, आपने कुछ बढ़िया सीखा भी होगा। तो सीख तो लिया, अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, इस पर थोड़ा ईमानदारी से काम किया जाए, है ना, काम किया जाए। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कुछ वैल्यूएबल कमेंट भी दे सकते हैं आप, वीडियो लाइक भी कर सकते हैं, है ना, थोड़ी तफरीहबाजी भी हो सकती है, थोड़ा दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, और थोड़ा प्रमोट करिए अपने टीचर्स को, EJU5 चैनल्स को, है ना, आपके बेहतर लाने के लिए और हो जाएं। क्योंकि अभी हम लोग लाइव क्लासेस में भी आ रहे हैं, आपने देख लिया होगा, तो लाइव क्लासेस अटेंड करिए, वहां और भी मजा आता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज के लिए जय श्री राधे, खुदाफिज, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, टेक केयर बच्चा। Yeah.